कहानी की शुरुआत में हम अपने हीरो को ग्रेट डीमन किंग से लड़ता हुआ देखते हैं। डीमन किंग उसको एक बहुत बड़े मीटियोर जैसे पत्थर से कुचलना चाहता था, पर हमारा हीरो जमीन में से एक पत्थर उठाकर अपनी पूरी ताकत से उसकी ओर फेंकता है। लेकिन ये पत्थर उस मीटियोर के मुकाबले छोटा होने के बावजूद भी उसे पूरी तरह चकनाचूर कर देता है। वो डीमन किंग को कहता है कि अब समय हो गया है इस लड़ाई को खत्म करने का। तो वो दोनों अपनी अल्टीमेट स्किल से एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं और जैसे ही टकराते हैं उनकी पावर मिलने की वजह से वहाँ का पूरा एरिया ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और अपनी सारी लिमिट्स पुश करने के बावजूद भी वो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और एक दूसरे के सीने में तलवार घुसेड़ देते हैं, जिससे उनकी ये लड़ाई ड्रॉ हो जाती है। पर हमारा हीरो खुश है कि आखिरकार ये लड़ाई खत्म हुई। अब कुछ समय बाद हम एक लड़के को देखते हैं जिसका की नाम ब्लेड है और वो हीरो अकेडमी में एंट्री ले लेता है। वो काफी खुश है कि अब से वो नॉर्मल लाइफ ही जीने वाला है। वो यहाँ पर सभी लड़कों से दोस्ती और सारी लड़कियों को पटाना चाहता है, बिल्कुल मेरे दोस्त ठरकी यानी मिटी की तरह। वो एक लड़कियों के ग्रुप के पास जाकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, पर वो सोचती है कि ये लड़का बहुत अजीब है। वो कैसिम और क्ले से मिलता है और लड़कियों में क्ले और जेसिका से। ब्लेड बताता है कि वो यहाँ पर दोस्त बनाने आया है, तो क्लेयर सोचती है क्या वो सही में हमारा दोस्त बनना चाहता है। ब्लेड खुशी से हाँ कहता है और एक्साइटेड हो जाता है कि उसने 4 दोस्त बना लिए हैं। तभी वहाँ अकेडमी की नंबर 1 स्टूडेंट अर्नेस्ट फ्लेमिंग आ जाती है। वो शोर शराबे को देखकर ब्लेड से पूछती है कि वो कौन है, उसने उसे पहले कभी यहाँ नहीं देखा। क्लेयर बताती है कि वो यहाँ पर नया ट्रांसफर स्टूडेंट है, लेकिन अर्नेस्ट को कुछ अजीब लगता है क्योंकि अकेडमी सिर्फ हीरोज को एडमिशन देती है और लेट एडमिशन को अलाउ नहीं करते हैं। ब्लेड कहता है कि उसका भी कोई इंटेंशन नहीं है हीरो बनने का, मैं तो बस यहाँ पर दोस्त बनाने आया हूँ। बेबी क्या तुम डेट पे चलोगी? इसकी ये हरकत देखकर अर्नेस्ट को गुस्सा आ जाता है, लेकिन ब्लेड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि तुम चाहो तो मुझे हेडमास्टर के ऑफिस में भी ले जा सकती हो। वो उसे ऑफिस में ले जाती है और वो ये देख हैरान हो जाती है कि वहाँ पर हेडमास्टर की बजाय किंग बैठे हुए हैं। वो उनकी रिस्पेक्ट में अपना सर झुकाती है, लेकिन ब्लेड बिना कोई परवाह किए वहाँ घूम रहा होता है। वो किंग से ब्लेड की इस हरकत के लिए माफी मांगती है और किंग उस लाल बालों वाली बच्ची को पहचान लेता है कि वो इस अकेडमी की टॉप स्टूडेंट है। वो उन्हें बताते हैं कि आज से वो यहाँ के नए हेडमास्टर हैं। जिसके बाद अर्नेस्ट बाकी लड़कियों की तरह उनकी चापलूसी करना शुरू कर देती है, पर किंग उसे वहाँ से जाने को कहते हैं ताकि वो ब्लेड के साथ कुछ अकेले में बातें कर सके। ये सुनकर अर्नेस्ट को गुस्सा आ जाता है और वो हैरान होती है कि आखिरकार ब्लेड किंग के साथ इतना फ्रेंडली कैसे है। पर हमें पता चलता है कि ब्लेड यहाँ का ग्रेट हीरो है और किंग उसे उसकी पावर्स को पाने में हेल्प करना चाहते हैं। ब्लेड कहता है कि वो यहाँ पर एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है और वैसे भी डीमन किंग मर चुका है तो उसे अपनी पावर को पाने की कोई जरूरत नहीं है। पर किंग फिर भी उसे उसकी पावर हासिल करवाना चाहता है क्योंकि वो एक बहुत बड़ा हीरो है। अब ट्रेनिंग एरिया में अर्नेस्ट ब्लेड को देखकर हैरान है क्योंकि यहाँ पर एडवांस क्लास चल रही है, पर ब्लेड बताता है कि उसने लोअर क्लास के एग्जाम पहले ही दे दिए हैं और उसको यहाँ पर ज्वाइन करने को कहा गया है। वो उस पर पैसे देकर पास होने का इल्जाम लगाती है, पर ब्लेड कहता है कि उसके पास तो पैसे थे ही नहीं। तो अर्नेस्ट को लगता है कि जरूर इसने जीपे करा होगा। वो कहती है कि तुम्हें इस अकेडमी को ज्वाइन नहीं करना चाहिए, पर ब्लेड कहता है कि मैं तो बस यहाँ दोस्त बनाने आया था। ब्लेड वहाँ सभी लोगों के पास जाकर खुद को इंट्रोड्यूस करता है और अर्नेस्ट चिल्लाकर उससे उसकी बात सुनने को कहती है। वो उसके सर को थपथपाकर कहता है कि वो उसकी बात सुन रहा है, पर वो अपनी तलवार निकालकर उसको ऐसा ना करने को कहती है और उसके इस हमले से दीवार में क्रैक आ जाता है। तभी एक लड़की वहाँ आकर इंस्ट्रक्टर के कहने पे उन्हें वहाँ इकट्ठा होने को कहती है, पर ब्लेड उसे अपना नाम बताने लगता है और वो लड़की भी अपने आप को सोफी से इंट्रोड्यूस करती है, जो जानकर ब्लेड बहुत ही खुश होता है। अर्नेस्ट इंस्ट्रक्टर को कहती है कि वो ब्लेड की एबिलिटी को चेक करना चाहती है, पर इंस्ट्रक्टर कहता है कि आज के दिन के लिए उन्होंने कुछ और प्लान किया हुआ है। लेकिन अर्नेस्ट के डराने पर वो इस बात के लिए एग्री हो जाता है। वो एक डमी को मैजिकल आर्मर पहना देते हैं और अर्नेस्ट कहती है कि एडवांस स्टूडेंट इसको एक ही बारी में स्लाइस कर देंगे। वो चाहती है कि ब्लेड अपने आप को सबके सामने प्रूव करे कि उसके जैसा टिकटॉकर भी एडवांस क्लास के लिए सुटेबल है। तो ब्लेड भी अपनी स्किल को क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग ही सेट करता है और एंशिएंट टेक्निक के यूज से अपनी तलवार को हवा से कवर करके ड्रैगन ईटर स्किल का यूज करता है, जिससे वो डमी को पूरी तरह से ही खत्म कर देता है, यहाँ तक कि अकेडमी की दीवार को ही तोड़ देता है। उसकी तलवार भी ये ताकत झेल नहीं पाती और अर्नेस्ट हैरान है कि आखिर वो कौन है। वहाँ सभी की हालत बहुत खराब होती है और उसे रियलाइज होता है कि उसने अपनी पावर से उन सभी को उड़ा दिया था, पर वो अभी भी अपने आप को एक नॉर्मल पर्सन कहता है। अब ब्रेक टाइम के दौरान ब्लेड अर्नेस्ट के साथ बैठता है और वो अपने दोस्तों को भी अपने साथ बैठने को बुलाता है, लेकिन वो सभी उसके साथ बैठने से मना कर देते हैं और वो हैरान होता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। अर्नेस्ट बताती है कि ये टेबल रिजर्व
लव्ड है क्योंकि सभी के सभी लोग उसके साथ बैठने से डरते हैं, लेकिन ये खाना पगलू खाना खाने में लगा होता है। अर्नेस्ट कहती है कि उसने पहले जो बातें कही थी वो उसके लिए शर्मिंदा है, पर ब्लेड को उसकी कोई बात याद ही नहीं, तो वो उसको परेशान ना होने को कहता है। वो अर्नेस्ट को उसके साथ खाना खाने के लिए थैंक यू कहता है, तो वो उसको आज से अपनी सहेली की तरह कंसीडर करता है, जो सुनकर वो शर्मा जाती है और कहती है कि उसको उसका फ्रेंड बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब अंधेरी रात को अर्नेस्ट ब्लेड के बारे में ही सोच रही थी। वो तकिए को ब्लेड समझकर खुश है कि उसने आज एक दोस्त बना लिया है, लेकिन उसकी तलवार अचानक से ही हिलने लगती है। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ छोटी अर्नेस्ट डीमन स्वॉर्ड के पास जाती है। उसे एक आवाज सुनाई देती है कि वो अपने आप को उनके हवाले कर दे, और जैसे ही वो उस स्वॉर्ड को छूती है उसके बाल लाल रंग के हो जाते हैं। और उस दिन से ही उसे कुछ आवाजें अपने सर में सुनाई देती है जो कि उसे सब कुछ खत्म करने को कहती है। वो एक लियोनार्ड नाम के लड़के के साथ डुएल कर रही होती है जो कि अपनी तलवार के साथ उसकी ओर बढ़ रहा होता है, लेकिन अर्नेस्ट आसानी से उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देती है। अब लड़ने की बारी थी सोफी की, जो कि अर्नेस्ट को बराबरी की टक्कर दे रही होती है, लेकिन अर्नेस्ट अपनी फायर स्किल का यूज करती है और सोफी पीछे हटकर अपनी हार मान लेती है। अब अर्नेस्ट ब्लेड के साथ फाइट करने वाली थी, लेकिन उसको कुछ अजीब सा ऑरा महसूस होता है जिससे कि वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसके बाद ब्लेड उसे हॉस्पिटल में ले जाता है जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि अर्नेस्ट के शरीर में एक कर्स लगा हुआ है और वो इस कर्स के लिए कुछ भी नहीं कर सकती है। तभी अर्नेस्ट को होश आ जाता है और उसे कुछ याद नहीं कि ग्राउंड पर क्या हुआ था। वो सोचती है कि शायद उसने कुछ गड़बड़ कर दी थी। ब्लेड बताता है कि वो बस बेहोश होकर नीचे गिर गई थी। डॉक्टर भी उसे और रेस्ट करने को कहती है, लेकिन अर्नेस्ट अभी इसी वक्त वहाँ से जाना चाहती थी, जिसके लिए डॉक्टर मना कर रहे थे। पर ब्लेड कहता है कि वो उसका ध्यान रखेगा, तो ब्लेड उसे अपने कंधे का सहारा देकर ले जा रहा होता है, लेकिन वो दूसरे स्टूडेंट्स को देखने के बाद खुद ही अपने पैरों पर चलना शुरू कर देती है। वो ब्लेड को उसकी कंडीशन के बारे में स्टूडेंट्स को ना बताने का कहती है। ब्लेड एकेडमी की डाटाबेस में कुछ छानबीन कर रहा होता है और उसे डीमन स्वॉर्ड ऑस्मोडियस के बारे में पता लगता है, तो वो अर्नेस्ट को जाकर बताता है कि उसको उसके स्वॉर्ड सीक्रेट के बारे में पता है। हमें पता लगता है जो ऑस्मोडियस है वो अपने ओनर को बहुत सारी ब्लैक मैजिक पावर देता है। अब अर्नेस्ट भी रिवील करती है कि वो स्वॉर्ड उसकी फैमिली की कस्टडी में है और उसने गलती से 6 साल की उम्र में अपने हाथ उस तलवार में रख दिए थे, जिससे कि डीमन की पावर उसके शरीर में फैलने लगी। वो काफी समय से खुद को दुनिया को तबाह करने से रोक रही है, तो ब्लेड सजेस्ट करता है कि अर्नेस्ट को ऑस्मोडियस को कंट्रोल कर लेना चाहिए, पर उसको डर है कि अगर वो फेल हो गई तो डीमन इस दुनिया में वापस आ जाएगा। पर ब्लेड कहता है कि अगर ऐसा हो जाता है तो वो खुद अपने हाथों से डीमन को मार देगा। तो अब रात को अर्नेस्ट ऑस्मोडियस को उसके साथ कंबाइन होने का चैलेंज करती है ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ को टेस्ट कर सके, कि तभी वहाँ पर आग की लपटें उसे कवर कर लेती है और डीमन एस्मोडियस उसके सामने प्रकट हो जाते हैं ताकि वो दोनों आपस में लड़ सके। लेकिन डीमन उस आग की लपटों से कंबाइन होकर सब कुछ तबाह कर देना चाहता था, पर ब्लेड आसानी से उसको रोक देता है और अर्नेस्ट को भी भरोसा हो जाता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा। जिसके बाद वो अपनी तलवार को समन कर लेती है और एस्मोडियस की तरफ बढ़ने लगती है, जो कि अपनी जंजीरों को तोड़ देता है और अपनी एनर्जी बीम से उसकी तरफ हमला कर देता है। अब जैसे ही उनकी पावर्स टकराती है वो आग से बना भवंडर अचानक से गायब हो जाता है और जैसे ही अर्नेस्ट गिरने लगती है ब्लेड उसको बचा लेता है, जिसके बाद वो दोनों ही खुश हो जाते हैं कि अर्नेस्ट ने उसको हरा दिया। अगले दिन ब्लेड 2 स्टूडेंट्स के साथ डुएल कर रहा होता है और वो उन दोनों को बिना अपनी उंगली उठाए ही हरा देता है। अर्नेस्ट उसको कहती है कि कम से कम तुम्हें अपनी तलवार से लड़ना चाहिए, मतलब कि उसे अपने ओपोनेंट को एटलीस्ट रिस्पेक्टफुली हराना चाहिए। जिसके बाद वो ब्लेड को सोफी का ध्यान रखने को कहती है। वो बताती है कि सोफी हमेशा ही अकेली रहती है और वो किसी भी बात के लिए मना नहीं करती है। वो जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करती है और जब से वो ब्लेड से इंट्रोड्यूस हुई है अर्नेस्ट को लगता है कि ब्लेड उसको संभाल लेगा। ब्लेड सोफी के पास जाकर कहता है कि वो उसकी ट्रेनिंग में हेल्प करना चाहता है, पर सोफी बताती है कि उसको सिर्फ अपने मुक्कों से ही लड़ना आता है। पर ब्लेड कहता है कि वो उसे अपनी तलवार हाथों में पकड़ाकर उसे लड़ना सिखाएगा, पर वो फिर भी उस डमी को कट नहीं कर पाती है। ब्लेड उसको सिखाता है कि कैसे वो इस तलवार में अपनी बॉडी की एनर्जी डाल सकती है और वो बड़े ही प्यार से डमी को कट करके दिखाता है। वो तलवारबाजी सीखना शुरू कर देती है और सोचती है कि क्या वो कभी अर्नेस्ट को हरा भी पाएगी, पर ब्लेड कहता है कि उसके लेवल तक पहुंचना इतना भी आसान नहीं है। वो तलवार को फेंक कर ब्लेड को अपने हाथों से ही गिरा देती है। वो बताती है कि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो चाहती है कि ब्लेड उसे कुछ और भी सिखाए। अब अगले दिन किंग उससे उसकी स्कूल लाइफ के बारे में पूछते हैं। ब्लेड बताता है कि उसने यहाँ पर कुछ दोस्त बना लिए हैं और सोफी उनमें से एक है। किंग कहते हैं कि सोफी एक स्ट्रॉन्ग लड़की है, पर वो अभी भी अधूरी है क्योंकि उसको ब्लेड को सरपास करने के लिए बनाया गया है। वो ब्लेड को आर्टिफिशियल ग्रेट हीरो प्रोजेक्ट के बारे में बताते
हैं जहां एक ऑर्गेनाइजेशन ने इंसानों को लेकर एक रिसर्च की जिसमें वो आर्टिफिशियली दुनिया के सबसे ताकतवर हीरो की पावर इंसानों में डाल रहे थे। वो बताते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन ने इंसानों पर बहुत सारे अनगिनत एक्सपेरिमेंट किए। किंग उसको बताता है कि सोफी का असली नाम सोफी टिया फेंटो है जो कि सेफिटिया नाम के इंसान की 12वीं क्लोन है। उसको एक्सपेरिमेंट के दौरान एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता था जो सुनकर ब्लेड गुस्सा हो जाता है, पर किंग उसको चिंता न करने को कहते हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही उस ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर दिया है। ब्लेड रियलाइज करता है कि उन्होंने उसकी पावर के लिए सोफी की नॉर्मल लाइफ को बर्बाद कर दिया है, तो वो सोफी को नॉर्मल लाइफ पाने में मदद करना चाहता है, लेकिन उसको खुद भी नहीं पता है कि नॉर्मल लाइफ होती कैसी है। तो वो डॉक्टर के पास जाकर पूछता है कि आखिर ये नॉर्मल लाइफ कैसी होती है। तो डॉक्टर उसे कहती है कि उसे जवानी के साथ कुछ करना होगा, जिसके बाद वो लियोनार्ड से जवानी के बारे में पूछता है और जो पहली चीज उसके दिमाग में आती है वो था प्यार। जिसके बाद वो जेसिका और क्लेयर से पूछता है कि इंसान प्यार में आकर क्या करते हैं, जिसमें क्लेयर बताती है कि प्यार में लोग पप्पी शप्पी करते हैं और डेट्स में जाते हैं। जिसके बाद ब्लेड अर्नेस्ट के पास जाकर डेट के बारे में पूछता है और वो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि लवर्स डेट में क्या करते हैं, पर अर्नेस्ट को लगता है कि वो उससे डेट के लिए पूछ रहा है, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है और कहता है कि उसे आज डेट में जाना है। जो सुनकर अर्नेस्ट हैरान हो जाती है कि वो किसी और को डेट कर रहा है। ब्लेड सीधा गर्ल्स के ड्रेसिंग रूम में घुस जाता है और बिना कपड़ों के सोफी को डेट के लिए पूछता है, जिस पर सोफी भी हाँ कर देती है। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ब्लेड के दोस्त उस पर निगरानी कर रहे हैं, जो कि सोफी से मिलता है जिसको डेट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ब्लेड कहता है कि तुम्हें मुझ पर सब कुछ छोड़ देना चाहिए और वो अपनी डेट में कुछ करने के लिए प्यार करने वाली किताब को बारीकी से पढ़ने लगता है। सोफी बोलती है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है, जिससे कि वो पैनिक हो जाता है और सोचता है कि उन्हें पहले क्या करना चाहिए। सोफी उसे कहती है कि उन्हें शायद वॉक में जाना चाहिए और साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए, पर ब्लेड के दोस्त भी उन पर नजर रखे हुए थे। जिसके बाद वो अम्यूजमेंट पार्क में जाकर एक पंचिंग वाली गेम खेलने लगते हैं, लेकिन वो मशीन को ही तोड़ देते हैं, जिसका कि बिल बेचारे ब्लेड के दोस्तों को भरना पड़ता है। जिसके बाद वो दोनों चिपक चिपक कर नारियल पानी पी रहे थे। अर्नेस्ट ये सब देख नहीं पाती, वो उन दोनों को ठरकी समझती है कि तभी उसके दोस्त उसको आइसक्रीम देते हैं जो कि उसको बहुत पसंद आती है, और जैसे ही वो अपना मुंह गुब्बारे की तरह भर लेती है वो देखती है कि वो दोनों वहाँ से चले गए हैं। ब्लेड अपनी किताब में देखता है कि वो शेड्यूल से लेट हो गए हैं, तो सोफी उसको चिंता ना करने का कहकर एक शॉर्टकट से ले जाती है। वो दीवार में चढ़कर छलांग लगा के उछलते हुए टाउन में से जाने लगते हैं। वो एक लेजेंडरी फाउंटेन के पास पहुंचते हैं जहां सोफी उसको बताती है कि उसको आज उसके साथ मजा आया। वो ब्लेड से पूछती है कि आखिर वो उसके लिए ऐसा क्यों कर रहा है, जिस पर ब्लेड कहता है कि इसीलिए क्योंकि वो उसकी दोस्त है। सोफी सोचती है कि फ्रेंड्स को एक दूसरे के बीच में सीक्रेट्स नहीं रखने चाहिए, तो वो उसको बताती है कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, क्योंकि वो एक आधी अधूरी टेस्ट सब्जेक्ट है जिसको कि आर्टिफिशियल हीरो बनाने के लिए बनाया गया था। वो बताती है कि उसके पास आर्टिफिशियल ग्रेट हीरो की पावर्स है। वो लोहे की ग्रिल को पिघलाकर कहती है कि वो फिजिक्स के लॉ को भी चेंज कर सकती है, पर वो इस पावर को पूरा कंट्रोल नहीं कर पाती। वो अपने बॉडी वेट को भी काफी गुना बढ़ा सकती है, लेकिन वो उसको बार बार यूज नहीं कर सकती। यहाँ तक कि वो समय को 10 सेकंड के लिए भी रोक सकती है। वो बताती है कि वो आर्टिफिशियल हीरो की फाइनल मॉडल थी, यहाँ तक कि वो एक सफल एक्सपेरिमेंट थी, लेकिन फिर भी उसमें अभी बहुत कमियां हैं। अब ब्लेड ये सब जानकर अपनी सच्चाई भी बताना चाहता है। वो बताता है कि पिछले जन्म में वही ग्रेट हीरो हुआ करता था। सोफी ये जानकर हैरान हो जाती है। ब्लेड उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगता है और कहता है कि वो भी उसकी तरह ही है, क्योंकि वो भी इस ग्रेट पावर को कर्स समझता है। ब्लेड बताता है कि वो कभी भी हीरो नहीं बनना चाहता था, पर उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि उसको कहा था कि वो अपनी पावर से सभी को बचा सकता है, जो कि उसने अपनी 3 साल की उम्र में ही देख लिया था। और तब से वो काफी सारी लड़ाइयाँ लड़ा, जिसमें उसने सभी को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, पर इसके बावजूद भी वो किसी सिंगल पर्सन को नहीं बचा सका, जिससे कि सभी लोगों में आक्रोश भर गया कि ये उस ग्रेट हीरो का काम है सभी को प्रोटेक्ट करना। जो याद कर कर ब्लेड रोने लगता है कि तभी सोफी उसे गले लगा लेती है और कहती है कि वो उस पर बहुत प्राउड करती है कि उसने इतने सारे लोगों की जान बचाई, और ये सब जानकर वो खुश है कि उसे आर्टिफिशियल हीरो बनने के लिए चुना गया। वो उसी की तरह बनना चाहती है। ब्लेड डिसाइड करता है कि वो अपने पास्ट को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा, और वो प्रॉमिस करती है कि वो उसकी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखेगी। जिसके बाद वो सभी फ्रेंड्स इकट्ठे मिलकर खाना खाते हैं। अर्नेस्ट ब्लेड को मैजिकल बीस्ट के बारे में बताती है जिसको कि किंग एकेडमी में लेकर आए हैं। तभी वहाँ पर भूकंप आने लगते हैं और हम देखते हैं कि एकेडमी में एक ड्रैगन आ गया है, जिसको देखकर सोल्जर्स घबराने लगते हैं कि तभी ब्लेड वहाँ आ जाता है और वो मजे मजे में ही अपने खाने के साथ ड्रैगन के पास चला जाता है, जो देखकर ड्रैगन उसके ऊपर चिल्लाता है कि तभी
तभी ब्लेड हवा में उछलकर एक घुसंड उसकी नाक में मारता है और हमारा बेचारा ड्रैगन चारों खाने चित्त हो जाता है और वो उसको खाने में कड़ी चावल भी दे देता है। सभी लोग ये देख हैरान थे कि ब्लेड ने उसको बस अपने हाथों से ही हरा दिया, पर ब्लेड सबको कन्विंस करता है कि वो एक नॉर्मल इंसान है और इस चोमू ड्रैगन को कोई भी एक मुक्के में ढेर कर सकता था। जिसके बाद वो ड्रैगन एक लड़की में कन्वर्ट हो जाता है और ब्लेड को हक करके पापा पापा कहने लगती है। ब्लेड कहता है कि वो उसके पेरेंट्स को भी ढूंढ देगा, पर उससे पहले उसको उस ड्रैगन को ढूंढना है। पर सोफी कहती है कि उसने उसको ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है और ये लड़की ही असल में ड्रैगन है। जो सुनकर वो हैरान हो जाता है और वो लड़की उसके साथ खेलना चाहती है, जो कि उसको बार बार अपना पापा कह रही थी। और ब्लेड सोचता है कि अब उसको क्या करना चाहिए। अब उस रात ब्लेड उस बच्ची को नहाने में मदद करता है और हमें पता लगता है कि उसने उसका नाम कूप रखा है। कि तभी अर्नेस्ट बाथरूम के अंदर आ जाती है और वो ब्लेड को नहाते हुए देख हैरान हो जाती है। ब्लेड उसको पूछता है कि क्या उसको इसके बारे में कुछ पता चला है। वो बताती है कि ये मैजिकल बीस्ट और ड्रैगन में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है और हार के बाद उनका शरीर गायब हो जाता है, लेकिन उनकी आत्मा नहीं मरती और वो उस ताकतवर चीज का फॉर्म ले लेती है जिसने उनको हराया होता है। ब्लेड ये सुन हैरान हो जाता है कि एक ड्रैगन इंसान का रूप ले सकता है अगर वो इंसान उसको हरा दे। वो कू से पूछता है कि क्या उसको पिछले जन्म में किसी इंसान ने हराया था। अर्नेस्ट पूछती है कि क्या तुमने उसका नाम कू रखा है, पर तभी वो बच्ची बोलती है कि उसको अपना ये नाम बहुत पसंद है। अर्नेस्ट ये देखकर शॉक्ड हो जाती है और वो ब्लेड को ठरकी कहते हुए उसके मुंह में अपना जूता घुसेड़ देती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले दिन अर्नेस्ट ब्लेड को कू को खाना खिलाते हुए घूर रही होती है। कू बताती है कि वो अपने आप खाना खा सकती है, पर वो ब्लेड के हाथों से ही खाना खाना चाहती है क्योंकि उसके हाथों से खाना खाने का स्वाद बढ़ जाता है। क्लेयर भी उसको खाना खिलाना चाहती है, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि वो कमजोरों के हाथों से खाना नहीं खाना चाहती। वो ब्लेड को उसके ऊपर ही ध्यान रखने को कहती है और वो डिमांड करती है कि वो सुबह उठकर उसको गुड मॉर्निंग किसी दे और बाद में अपनी गोदी में बिठाकर खाना खिलाए। वो कहती है कि ब्लेड लड़कियों को काफी देर तक देखता रहता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। यह जानकर उसके सभी दोस्त हैरान हो जाते हैं। वो उससे पूछती हैं कि क्या वो सभी लड़कियों को चेकआउट करता है, पर वो कहता है कि उसे नहीं पता कि वो किस बारे में बात कर रही हैं। वो सभी उसे गुनहगार की नजरों से देखने लगते हैं और बेचारे को ट्रेनिंग से भी बाहर कर देते हैं। ब्लेड देखता है कि कूप ट्रेनिंग एरिया की तरफ आ रही है, तो वो उसको आवाज मारता है और वो उसको ट्रेनिंग एरिया में ज्वाइन कर लेती है। कि तभी उसके दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं और वो उसको फाइटिंग स्किल्स सिखाने को कहते हैं क्योंकि वो हाल ही में एडवांस क्लास में प्रमोट हो गए हैं। जेसिका जासूसी करने की स्किल में माहिर होना चाहती है, जो एबिलिटी सोफिया की स्पेशलिटी है। तो ब्लेड उसको सोफिया के साथ ट्रेन करने को कहता है। तो वो अब अपनी ट्रेनिंग शुरू करने ही वाले थे, पर कू अचानक से गायब हो जाती है। ब्लेड सोचता है कि वो कहाँ गई है और हम देखते हैं कि कू एकेडमी में टहल रही होती है और तभी वो स्टूडेंट्स के ग्रुप को ट्रेनिंग करता हुआ देखती है। वो उसे देख लेते हैं और पूछते हैं कि क्या वो हमारे साथ ट्रेनिंग करना चाहती है, पर वो कहती है कि उनमें से कोई भी उसके लेवल का नहीं है। जिसके बाद वो वहाँ से भागते हुए ब्लेड से टकरा जाती है और वो उससे कहती है कि उसे भूख लग रही है। तो ब्लेड उसे खाने को कुछ दे देता है। अब जब कू सो रही थी तो ब्लेड अर्नेस्ट से बात करने जाता है और बताता है कि ड्रैगन्स के पैदा होने के बाद ही उनके पेरेंट्स उन्हें छोड़ देते हैं। तो ड्रैगन जब किसी स्ट्रॉन्ग से पहली बार लड़ते हैं तो वो उन्हें ही अपना पेरेंट्स मान लेते हैं। ब्लेड सोचता है कि कू जब से पैदा हुई है शायद वो तब से अकेली है और वो सच में अकेला महसूस करेगी कि अगर वो उसका पेरेंट्स बनने का एक्ट करने से पीछे हट जाए। अर्नेस्ट रियलाइज करती है कि ब्लेड सीरियस है कू की देखभाल करने के लिए। तभी अर्नेस्ट सोफी को बुलाती है, जो कि शुरुआत से ही उनकी बातें सुन रही थी। अर्नेस्ट बताती है कि सोफी उसके पास आई थी जब वो अपने रूम की ओर जा रही थी क्योंकि उसे ब्लेड की चिंता हो रही थी। ब्लेड सोफी को बताता है कि सब कुछ ठीक है और उसके बाद वो सभी अपने रूम में चले जाते हैं। पर ब्लेड देखता है कि कू अपने कमरे में नहीं है। वो उसको इमारत की छत में पाता है, जहाँ पर वो बताती है कि चांद को देखकर उसे आराम मिलता है। कू उस बड़े चांद को मम्मी पापा और उस छोटे चांद को उनके बच्चे के रूप में देखती है। वो बताती है कि वो चांद को इस तरह देखा करती थी जब वो अकेली एक जंगल में रहती थी। ब्लेड कू से पूछता है कि क्या वो यहाँ दोस्त बनाना चाहती है, पर वो बताती है कि ड्रैगन्स इंसानों से ज्यादा बेहतर है, तो वो उनके साथ दोस्ती नहीं करना चाहती और कहती है कि सिर्फ ब्लेड ही है जिसके साथ वो रहना चाहती है। अब अगले दिन ब्लेड किंग को कू का ध्यान रखने के लिए कहता है, लेकिन उसको किंग के पास रहना पसंद नहीं और वो पूरे कमरे को सर में उठा लेती है। जिसके बाद ब्लेड कू को एकेडमी में ढूंढ रहा होता है और वो देखता है कि कू अपने रूम में अपनी डॉल्स के साथ खेल रही है। वो उन डॉल्स को स्टूडेंट समझकर खेल रही होती है और वो उन सभी डॉल्स का नाम रखकर सोचती है कि वो सभी के सभी उसके दोस्त हैं। और ये देखकर ब्लेड और भी उदास हो जाता है। जिसके बाद ब्लेड अपना सर दीवार में मारने लगता है कि तभी अर्नेस्ट उसे रोक लेती है और पूछती है कि आखिर
क्या हुआ। वो अर्नेस्ट को बताता है कि कू को दोस्तों की जरूरत है, लेकिन ब्लेड को लगता है कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि वो ह्यूमंस को अच्छा नहीं समझती। अर्नेस्ट बोलती है कि वो अकेला ही इस चीज को ठीक नहीं कर सकता, तो वो उसको दूसरों से भी हेल्प लेने को कहती है। जिसके बाद वो ट्रेनिंग एरिया में जाते हैं जहाँ ब्लेड सभी से एक फेवर मांगता है कि वो सभी कू को हरा दे, पर सभी स्टूडेंट्स को पता है कि कू को हराना इतना आसान नहीं। जिसके बाद वो उनके सामने गिड़गिड़ाने लगता है और अर्नेस्ट बताती है कि वो भी उनकी तरफ से लड़ेगी। इसी वक्त उसके क्लासमेट्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और बताते हैं कि उन्हें भी कू की चिंता हो रही है, तो वो भी सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी कू के साथ लड़ने के लिए उनकी मदद करे। जिसके बाद सभी स्टूडेंट्स उनकी बात मान लेते हैं। जिसके बाद कू आसमान से नीचे आ जाती है और सभी स्टूडेंट्स उससे लड़ने के लिए तैयार हैं। किंग ये सब कुछ ऊपर से देख रहे होते हैं और कहते हैं कि वो इसी तरह की ट्रेनिंग को देखना चाहते थे। उनकी सर्वेंट कहती है क्या ड्रैगन इतने बड़े ग्रुप से लड़ने के बाद अपनी हार को एक्सेप्ट करेगी, पर किंग कहते हैं कि ड्रैगन्स इंसानों को झुंड में ही देखते हैं, तो कू उसको एक फेयर फाइट समझेगी। हमें पता लगता है कि जब इंसानों ने कू को पकड़ा था तो उन्होंने उसको बुरी तरह से बांध दिया था, तो वो उस समय उनसे नहीं लड़ पाई थी। पर ब्लेड उससे कहता है कि अब चीजें बदल गई है और कहता है कि जाओ उनसे लड़कर देखो कि इंसान कितने ताकतवर हो गए हैं। कू जोश में अपने मुंह से आग को निकालती है और अर्नेस्ट तलवार निकाल कर लड़ने को बोलती है। कूप अपनी पूंछ से सभी पर अटैक कर देती है, जिससे सभी स्टूडेंट्स वहाँ से भागने लगते हैं कि तभी अर्नेस्ट उसके ऊपर हमला कर देती है और सभी स्टूडेंट्स को अपनी ट्रेनिंग को याद करने को कहती है। तभी सभी स्टूडेंट्स एक फॉर्मेशन बनाकर उसके ब्लाइंड स्पॉट में हमला करने लगते हैं और किंग इस लड़ाई का आनंद ले रहा होता है। पर किंग को पता है कि उनके ये अटैक्स ड्रैगन की मोटी चमड़ी के पार नहीं जा पाएंगे। कूप अपनी पूंछ से कुछ स्टूडेंट्स को हवा में उड़ा देती है और उन स्टूडेंट्स के लिए मुश्किलें बढ़ा देती है। पर तभी सोफी उसके मुंह पर एक मुक्का मार देती है और अर्नेस्ट अपनी डीमन स्वॉर्ड से उस पर हमला कर देती है। किंग सोचते हैं कि ये सब कुछ भी उस ड्रैगन के लिए कम है, पर ब्लेड बताता है कि ये सब कुछ बस एक डिस्ट्रैक्शन है और तभी कू एक गड्ढे में गिर जाती है। किंग कहते हैं कि लड़ाई में ट्रैप यूज करना सही नहीं, पर ब्लेड कहता है कि ये सही है क्योंकि ये ट्रैप लड़ाई के दौरान ही क्रिएट किया गया था। और हम देखते हैं कि लियोनार्ड ने खड्डा खोदा होता है जब बाकी सारे कूप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे। जिसके बाद स्टूडेंट्स कूप की ओर बढ़ने लगते हैं और अर्नेस्ट अपने दूसरे हमले को तैयार करने लगती है, लेकिन ओस्मोडिया अपनी इतनी पावर को यूज करके कांपने लगी है, पर वो उसको हिम्मत ना हारने का कहकर कूप पर हमला कर देती है। जिसके बाद कू हवा में उड़ने लगती है, पर तभी अर्नेस्ट उस पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देती है और सोफी अपने ग्रेविटी मैनिपुलेशन का यूज करके एक ही मुक्के में उसको जमीन में गाड़ देती है। अब एस्मोडियस के पूरी तरह से थकने के बाद वो फिर भी उसे अपनी पूरी ताकत को समन करने को कहती है और बाकी के स्टूडेंट्स भी उसे अपनी पावर देने लगते हैं। जिसके बाद अर्नेस्ट एक बहुत बड़ी फ्लेम को क्रिएट कर लेती है और ड्रैगन के ऊपर अपना आखिरी हमला कर देती है, जिससे कू वापस से ट्रांसफॉर्म होकर अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और वो ये सोचकर रोना शुरू कर देती है कि वो कमजोर है। पर ब्लेड कहता है कि वो कमजोर नहीं है बल्कि इंसान भी ताकतवर है और तुम्हें उनके साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए। जिसके बाद वो लोतुलू सा मुंह बना के सबको अपना दोस्त बनने को कहती है और सभी खुश होकर उसका दोस्त बनना चाहते हैं। अब कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि वो सभी इकट्ठे खाना खा रहे हैं और क्लेयर कू को खाना खिलाकर बहुत खुश होती है। अल्ले अल्ले मेरी लाजा बिटिया। तभी ब्लेड नोटिस करता है कि अर्नेस्ट कुछ अलग दिख रही है, जो सुनकर अर्नेस्ट के सारे दोस्त घबराने लगते हैं। वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है, पर ब्लेड कहता है कि अर्नेस्ट थोड़ी मोटी हो गई है, जो सुनकर वो बुरी तरह से रोने लगती है और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। पर ब्लेड को समझ में नहीं आता कि उसने ऐसा क्या बोल दिया है। अब 3 दिन बाद हम देखते हैं कि ब्लेड काफी डिप्रेस्ड होता है क्योंकि अर्नेस्ट ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। ब्लेड ये सोचकर हैरान हो जाता है कि अब से वो दोस्त नहीं रहे और वो उससे माफी मांगना चाहता है, पर उसके फ्रेंड उसको बोलते हैं कि उसे ये भी नहीं पता कि अर्नेस्ट उस पर गुस्सा क्यों है, तो उसका माफी मांगना उसको और भी गुस्सा दिला सकता है। तो वो सभी उसके साथ जाने का सोचते हैं और जैसे ही दरवाजा खटखटाते हैं पर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। जैसिका अपने चोरों वाले तरीके से दरवाजे को खोलकर सभी को अंदर ले आती है। वो सभी देखते हैं कि अर्नेस्ट जमीन पर बैठी रो रही होती है, पर कू अचानक से ही उसके ऊपर टूट पड़ती है। वो बत्ती जगाते हैं और देखते हैं कि अर्नेस्ट खूब सारी मिठाइयाँ पेल रही होती है। वो बताती है कि जब से उसने कूप से फाइट की है तब से उसे बार बार भूख लगे जा रही है और अपनी भूख को शांत करने के लिए वो सिर्फ मिठाइयाँ ही खा रही है। ब्लेड उससे पूछता है कि क्या हम अभी भी दोस्त है ना, जिस पर अर्नेस्ट कहती है कि हम हैं, पर मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे इस मोटी हालत में देखो। ये जानकर ब्लेड खुश हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है, पर लड़कियां उसे वापस खींच लेती है और कहती है कि उन्हें अर्नेस्ट की हेल्प करनी होगी। पर ब्लेड को नहीं पता कि लड़की को कैसे कंफर्ट किया जाए, तो जेसिका लियोनार्ड को अर्नेस्ट को कंफर्ट करने को दिखाने का कहती है। लियोनार्ड कहता है मैं कसम खाता हूँ बेबी, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा
चाहे तुम जितनी मर्जी मोटी हो जाओ। लेकिन अर्नेस्ट उसे मुक्का मार देती है, जिसके बाद ब्लेड ट्राई करता है और कहता है कि उसके फ्रेंड्स हमेशा उसके साथ ही रहेंगे और वो उन पर भरोसा कर सकती है, जो सुनकर अर्नेस्ट खुश हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि वो सभी बाहर भाग रहे होते हैं, लेकिन अर्नेस्ट को उनके साथ भागने में प्रॉब्लम आ रही होती है। वो उसको बाकी की एक्सरसाइज में भी हेल्प करते हैं और लंच में उसे सिर्फ हेल्दी खाना देते हैं। जेसिका उसको बताती है कि उसे अपनी कैलोरीज को कम करना होगा, लेकिन अर्नेस्ट बस खाना खाना चाहती है। वो स्पा में बैठकर अपना सारा पसीना निकालती है। अब ये सब चीजें करने के बाद जब वो अपना वेट चेक करती है तो वो देखती है कि उसका वेट जरा भी कम नहीं हुआ होता है। अगले दिन अर्नेस्ट डिसाइड करती है कि वो एक्सरसाइज और ट्रेनिंग और भी ज्यादा करेगी। वो अपनी तलवार की पावर को यूज करती है, जिससे कि वो आग की लपटों से कवर हो जाती है। तभी उसके फ्रेंड्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और सोचते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। अर्नेस्ट एक न्यू फॉर्म में आ जाती है और एस्मोडियस उसे बताता है कि उसने किसी भी फिजिकल अटैक से डैमेज ना होने वाली इम्यून बॉडी को हासिल कर लिया है। तभी वो डीमन पूछता है कि हम किससे लड़ने वाले हैं, पर अर्नेस्ट कहती है कि उसने सिर्फ अपने बॉडी फैट को जलाना था। और ये क्यूटो सा एस्मोडियस ये सुनकर हैरान हो जाता है और नोटिस करता है कि ये फॉर्म 1 घंटे में लाखों से भी ज्यादा कैलोरीज को बर्न कर देता है। अर्नेस्ट खुश है कि उसको अब वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है, पर वो अपनी लिमिट्स तक पहुंच जाती है और उसको दोबारा से भूख लगने लगती है। वो अपने आप पर काबू खो देती है और अपने दोस्तों को ही खाने के लिए दौड़ पड़ती है कि तभी ब्लेड एक बहुत बड़े बवंडर से हमला करता है, जो कि उसकी सारी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है और अर्नेस्ट अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। पर अब इस इंसिडेंट के बाद वो देखते हैं कि अर्नेस्ट दोबारा से मोटी हो गई है। ये देखकर सभी उससे निराश हो जाते हैं, पर वो कहती है कि मैं दोबारा से डीमन में बदल जाऊंगी, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हॉस्पिटल में डॉक्टर ब्लेड को बताती है कि वो जल्दी से रिकवर कर रहा है और उसकी बॉडी कंडीशन अभी 30% पर है। ब्लेड उनसे पूछता है कि क्या अब वो अपनी पावर को यूज कर सकता है, पर डॉक्टर बताती है कि अगर उसने अपनी फुल 30% पावर को यूज कर लिया तो उसकी जान भी जा सकती है। अब ब्लेड जब एकेडमी में घूम रहा था तो क्लेयर उसको आवाज लगाती है और उसको अपनी एक फ्रेंड मारिया से इंट्रोड्यूस करवाती है। ब्लेड को याद आता है कि ये तो वही डम्ब लड़की है जो कि फायरबॉल भी सही डायरेक्शन में नहीं फेंक पा रही थी। मारिया डाइनिंग टेबल में ब्लेड के ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है। वो उन्हें उसे मारने को कहती है अगर वो अपने आप पे कंट्रोल ना रख पाए। वो बताती है कि उसके अंदर एक पावरफुल मैजिकल बीस्ट एग्जिस्ट करता है, जैसा कि पुरानी कहानियों में लेजेंड नरूटो के अंदर रहता था। वो गलती से कप को ही तोड़ देती है और बताती है कि ऐसा ही होता है जब वो अपनी स्ट्रेंथ पर कंट्रोल खो देती है। मारिया कहती है कि वो अपनी पावर पर कंट्रोल कर सकती है, पर अभी कुछ समय से उसको ये करने में प्रॉब्लम आ रही है। मारिया को डर है कि जो बीस्ट है वो सब कुछ खत्म कर देगा, जिसके लिए उसको जल्दी ही कुछ करना होगा और सभी लोग उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो उसको ट्रेनिंग एरिया में ले जाते हैं और एरिया को मैजिक बैरियर से कवर कर देते हैं। अब ब्लेड मारिया को अपनी फुल पावर अनलिश करने को कहता है। मारिया ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर अर्नेस्ट कहती है कि ब्लेड ने उसको भी पहले बचाया है, तो मारिया उस पर भरोसा करके अपने हाथ से एक मैजिकल ब्रेसलेट को उतार देती है और उसके गिरते ही जमीन में गड्ढा हो जाता है। वो बताती है कि ये डिवाइस उसकी पावर को आधा कर देता है, जिसके बाद वो अपने शरीर में बाकी लगे डिवाइसेस को भी उतार देती है और फिर वो एक पेंडेंट दिखाती है और कहती है कि ये उसकी 1/10 पावर को रोक कर रखता है। पर इससे पहले कि वो उसे उतार पाए, चेन अपने आप ही टूट जाती है और अपनी पावर को अनलिश करते हुए वो एक बहुत ही खूबसूरत डीमन में बदल जाती है और उसके सर में भी एक निशान आ जाता है। वो अपने आप को डीमन किंग बताती है, पर ब्लेड जानता है कि ये सच नहीं है, लेकिन उसके सर में जो मार्क है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि डीमन किंग के पास था। अर्नेस्ट अपनी फुल पावर का यूज करके डीमन पर अटैक कर देती है, लेकिन वो उसको हवा के झोंके से दूर फेंककर जमीन में गाड़ देती है। लियोनार्ड डीमन पर अपनी ड्रिल करने वाली तलवार से हमला करता है। वो अपनी उंगली के झोंके से ही लियोनार्ड को बैरियर से ही बाहर फेंक देती है। सोफी किसी तरह डीमन को पकड़ लेती है। अरे ये कहां से पकड़ लिया, और अपनी पूरी एनर्जी को कास्ट करके इमोबिलाइजेशन स्पेल का यूज करती है, पर ये भी काफी नहीं होता उसको बांध कर रखने के लिए। कू अपनी पावरफुल फायर अटैक से हमला करती है, पर डीमन उस सारी फ्लेम को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको वापस से कू की ओर ही फेंक देती है, जिससे कि वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और बेचारी कू भी हार जाती है। अब उसके सभी दोस्तों के हारने के बाद ब्लेड डीमन पर अपनी तलवार से अटैक करता है, लेकिन इस अटैक से भी कुछ नहीं होता और वो रियलाइज करती है कि ब्लेड अपनी पूरी पावर का यूज नहीं कर रहा है, क्योंकि उसने तलवार को अपनी पावर से कवर नहीं किया है। वो उसको धमकी देती है कि अगर वो सही से नहीं लड़ेगा तो वो उसको मार डालेगी, जिसके बाद वो अपनी विंड पावर से ब्लेड को दूर फेंक देती है। ब्लेड अभी भी हार नहीं मानता और उससे दोबारा लड़ने लगता है, लेकिन वो आसानी से उसके सारे अटैक को काउंटर कर देती है। वो सोचती है कि क्या ये बस इतना ही कर सकता है, जिसके बाद वो उस पर फायर ब्लास्ट से हमला कर देती है, पर ब्लेड अपनी तलवार से
उसको ब्लॉक करता है, जिससे उसकी तलवार ही चूर चूर हो जाती है। तभी अर्नेस्ट उसको एस्मोडियस देती है और वो कहता है कि वो एक ही हमले में इस लड़ाई को खत्म कर देगा। जो सुनकर डीमन उसे लड़ने के लिए उकसाने लगती है। ब्लेड अपने आप को एक पावरफुल ऑरा से कवर कर लेता है और एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक उस पर कर देता है, लेकिन डीमन अपने बैरियर से उसे ब्लॉक कर देती है। लेकिन धीरे धीरे वो टूटना शुरू कर रहा है और उसको भी पता लग जाता है कि ये पावर वो संभाल नहीं पाएगी और सोचती है कि आखिर वो किससे लड़ रही है। पर ब्लेड कहता है कि वो बस एक नॉर्मल लड़का है, जिसके बाद फुल पावर से उसके बैरियर को तोड़कर उसे हरा देता है। उसके इस हमले से इतना बड़ा धमाका होता है कि उस ट्रेनिंग ग्राउंड का बैरियर भी टूट जाता है। ब्लेड खुश है कि सभी लोग बच गए हैं, पर वो अचानक से ही नीचे गिर जाता है, जिसके बाद वो अस्पताल में उठता है और डॉक्टर बताती है कि उसको उसकी चिंता हो रही थी और ब्लेड के स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए वो उसे स्ट्रेस रिलीविंग बॉल से भी मिलवाती है। ब्लेड कहता है कि आप बहुत अच्छी हैं और डॉक्टर बताती है कि उसके दोस्त भी सभी ठीक हैं, यहाँ तक कि डीमन भी सरवाइव कर गई है। अब कुछ समय बाद हम देखते हैं कि डीमन एकेडमी में घूम रही होती है और जैसे ही वो ब्लेड को देखती है वो उसको ग्रेट हीरो बुलाने लगती है, पर तभी ब्लेड उसको रोक देता है, जिससे उसका डाउट भी कंफर्म हो जाता है। तभी ब्लेड मारिया के बारे में पूछने लगता है। डीमन बताती है कि मारिया एक दूसरी पर्सनैलिटी है और अभी तक मुझे किसी ने कोई नाम नहीं दिया है, पर बाकी स्टूडेंट्स उसे मियाऊ बुला रहे हैं। किंग यहाँ बताते हैं कि वही है जिसने मारिया को यहाँ एडमिशन दिलाया था। वो बताते हैं कि उसकी मम्मी एक नॉर्मल इंसान थी, पर उसके पापा का कुछ पता नहीं है, पर बाकी सभी उसे डीमन किंग समझते हैं। ब्लेड का ग्रुप ऑब्जर्व करता है कि मियाऊ स्टूडेंट से काफी ज्यादा इंटरेक्ट कर रही है, पर वो सोच रहे हैं कि क्या उसे ऐसे ही अकेला छोड़ना सही रहेगा, क्योंकि वो स्टूडेंट्स के लिए खतरनाक भी हो सकती है। अर्नेस्ट बताती है कि किंग ने बोला है कि हमें उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, पर मियाऊ बताती है कि उसकी पावर पेंडेंट ने एब्सॉर्ब कर ली है। वो बताती है कि वो स्कूल के सारे रूल्स को मानेगी, बिल्कुल एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह। मियाऊ बाकी स्टूडेंट के साथ वहाँ से जाने लगती है और ब्लेड का ग्रुप मारिया को लेकर बात कर रहा होता है कि क्या अब हम उसे फिर से देख पाएंगे। अब रात को मियाऊ ब्लेड के कमरे में उसे मिलने जाती है और उसको डेट के लिए इनवाइट करती है, जिसके बाद वो उसे पकड़ के अपने साथ हवा में ले जाती है। मियाऊ बताती है कि उसको अपने अंदर के डीमन के बारे में 5 साल पहले ही पता चल गया था, लेकिन अब वो खुद को एक सिंपल लड़की मानती है। मियाऊ ब्लेड को घर की छत में बिठा देती है और उसको बताती है कि वो स्कूल में सिर्फ उसके लिए ही आई है। वो बताती है कि वो उसकी पावर्स को देखकर उससे अटैच्ड हो गई है, पर ब्लेड उसे बताता है कि वो अब से अपनी 15% पावर का ही यूज कर पाएगा। मियाऊ कहती है कि तुम्हें अभी मारना वर्थ इट नहीं होगा, पर मैं स्कूल में ही रहूंगी ताकि फ्यूचर में कभी मैं तुम्हें मार सकूं। मियाऊ को लगता है कि वो ब्लेड को पसंद करती है, लेकिन वो अपनी इस फीलिंग को लेकर श्योर नहीं है और वो बताती है कि वो अपने पेंडेंट को रिमूव नहीं कर सकती, क्योंकि मारिया जो उसकी बॉडी में ही रहती है वो उसको ऐसा करने नहीं देगी। वो बताती है कि मारिया को डीमन समझकर लोगों ने उसे मारना चाहा, जिसके बाद वो और उसकी मम्मी कहीं छुपकर रहने लगे। उसकी मम्मी को भरोसा है कि उसके पापा आज भी जिंदा है, पर मारिया अपने पापा को लेकर कुछ नहीं सोचती। अब उसकी मम्मी के मरने के बाद मारिया के दिमाग में डाउट्स रह गए थे कि उसे उसके पापा का तो पता नहीं और कहीं उसकी इस दुख भरी जिंदगी के पीछे कहीं उसके पापा तो नहीं। और मियाऊ का मारिया की बॉडी में आना ताकि मारिया अपने इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सके, तो उसको लगता है कि अब शायद मारिया वापस नहीं आएगी। अब कुछ दिनों बाद मारिया की फ्रेंड लीजा बताती है कि उसने अपनी रिसर्च पूरी कर ली है कि ये जो पेंडेंट है ये कोई सीलिंग आइटम नहीं है, बल्कि एक रिकॉर्डिंग डिवाइस है। एलिजा को लगता है कि जरूर इस पेंडेंट में मारिया के पेरेंट्स के द्वारा कोई मैसेज रखा होगा, जिससे कि शायद मारिया को वापस लाया जा सकता है। मियाऊ उसको पेंडेंट को एक्टिवेट करने को कहती है और एलिजा उसे खोलने को कहती है, और जैसे ही वो करती है वहाँ पर डीमन किंग का होलोग्राम आ जाता है, जहाँ डीमन किंग मारिया की मम्मी से उसे यूं अकेला छोड़ने के लिए माफी मांगते हैं, क्योंकि उनको किसी से लड़ने के लिए जाना था और वो नहीं चाहते कि वो इसमें इन्वॉल्व हो। डीमन किंग उसको बोलते हैं कि वो हमारी बेटी का नाम मारिया रखे और वो चाहते हैं कि वो मारिया को बताए कि उसके पापा पहले ही मर चुके हैं, और वो कहते हैं कि वो मरने के बाद भी उन दोनों से बहुत प्यार करते हैं। मियाऊ ये सुनकर रोने लगती है और बताती है कि मारिया जल्दी ही अपनी बॉडी में वापस आ जाएगी। सभी लोग मारिया का नाम चिल्लाते हैं और तभी मारिया वापस से अपनी बॉडी में आ जाती है, जिसके बाद वो रोना शुरू कर देती है। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ब्लेड मारिया के साथ बैटल कर रहा होता है, जिधर मियाऊ मारिया की बॉडी पर कंट्रोल कर लेती है और हमें पता चलता है कि मारिया ही चाहती है कि मियाऊ भी उसके साथ ही रहे। यहाँ तक कि मारिया अपनी बॉडी पर पूरा कंट्रोल रख सकती है, पर फिर भी वो चाहती है कि मियाऊ भी उसके साथ ही रहे। अब यहाँ ब्लेड अपने दोस्तों के साथ टाउन में घूम रहा होता है, जहाँ वो एक घोड़ा गाड़ी को ब्रिज के नीचे फंसा हुआ देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि इस गाड़ी को एक लड़की जो कि आधी घोड़ी है वो खींच रही है। ब्लेड उसको देख पहचान जाता है कि ये तो डायोनी है। वो ब्लेड को
को ग्रेट हीरो बुलाने वाली थी, पर तभी ब्लेड उसको रोक देता है और कहता है कि उसकी आइडेंटिटी ग्रेट हीरो की एक टॉप सीक्रेट है। डियोने बताती है कि वो ब्लेड को बहुत लंबे समय से जानती है और ब्लेड पूछता है कि वो उस गाड़ी के साथ क्या करने जा रही थी। कू बोलती है कि वो इस सामान से भरी गाड़ी को संभाल लेगी और वो सभी किंग के पास पहुंच जाते हैं, जहां डियोने बताती है कि वो इस गाड़ी की ओनर है। किंग डियोने से बोलते हैं कि वो अब से एकेडमी में बच्चों को पढ़ाएगी क्योंकि वो बच्चों को पढ़ाने के लिए क्वालिफाइड है और डियोने खुश है कि वो ब्लेड को पढ़ाएगी। अब एकेडमी में डियोने अपनी फाइटिंग स्किल्स को एक बहुत बड़े लोहे के क्यूब में दिखाती है जो कि दिखने में काफी मजबूत लग रहे थे। वो अपनी तलवार से उस ब्लॉक की तरफ बढ़ने लगती है और उसमें छेद करके दूसरी तरफ निकल जाती है, जो देखकर सभी स्टूडेंट्स इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। जिसके बाद वो बाकी सभी ब्लॉक्स को ऐसे ही चीरते हुए चली जाती है, पर तभी सोफी नोटिस करती है कि उसके हमले से जो हीट जनरेट हो रही है उससे ये आयरन के ब्लॉक पिघल रहे हैं। डियोने बहुत ही आसानी से उन सभी ब्लॉक्स को खत्म कर देती है और कहती है कि उसने अच्छे से वार्म अप कर लिया है, तो वो अब क्लास लेने के लिए तैयार है। अब डियोने अपने आप को सभी बच्चों से इंट्रोड्यूस करती है और अर्नेस्ट पहचान लेती है कि वो एलियस है और पूछती है कि क्या वो घुड़सवार सेनाओं की कमांडर है। पूरी क्लास शॉक्ड में होती है कि कोई इतना बड़ा कमांडर उनका टीचर है, पर डियोने कहती है कि वो ग्रेट हीरो के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। अब यहाँ आते समय उसके दोस्त डियोने से ब्लेड के साथ उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछते हैं। वो दोनों जानना चाहते हैं कि पास्ट में ब्लेड कैसा था। तभी जेसिका उसकी बैक को रब करने लगती है, जिससे कि डियोने को बहुत अच्छा लगता है और वो कुछ अजीब सी आवाजें निकालने लगती है। ब्लेड इन खूबसूरत आवाजों को सुन लेता है तो वो जल्दी से लड़कियों के कमरे में घुस जाता है, जिससे अर्नेस्ट नाराज हो जाती है, पर जेसिका उसे चिंता ना करने को कहती है क्योंकि ब्लेड का दिमाग 5 साल के बच्चे के बराबर का है। तो भाई लोग, आपको क्या लगता है, क्या ब्लेड इनोसेंट है? मुझे तो ये एक नंबर का हरामी लगता है, जरूर ये एड़ा बन के पेड़ा खाना चाहता है। डियोने बताती है कि ब्लेड 5 साल का था जब वो उससे पहली बार मिली थी। वो दिखने में एक सस्ता मोगली जैसा था। वो बताती है कि ब्लेड उसके डम्पलिंग्स को खाना चाहता था और इस इंसिडेंट के बाद उसने खुद को ट्रेन करके ताकतवर बना लिया, जिससे उसने ग्रेट हीरो की आर्मी को ज्वाइन कर लिया। डियोने बताती है कि उन दिनों में ब्लेड उसके ऊपर घुड़सवारी करता था। क्या 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 बकरे हो मादर उचिहा, लेकिन वो उसको डीमन किंग की फाइट के दौरान लेकर नहीं गया था और उसको ऐसा लगता है कि शायद वो उस टाइम इतनी ताकतवर नहीं होगी। अब कुछ दिनों बाद हम अर्नेस्ट और ब्लेड को टाउन में घूमता हुआ देखते हैं, जहाँ एक बहुत बड़ा पक्षी जिसका के नाम से मर गए वो दिखाई देता है। अर्नेस्ट सोचती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, पर वो ज्यादा चिंता में नहीं है क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं सुना है कि ये पक्षी इंसानों पर हमला करते हैं। लेकिन उसी दौरान वो पक्षी उनकी ओर बढ़ता है और उनके पास ही में खड़ी घोड़ा गाड़ी को तबाह कर देता है। अर्नेस्ट उससे लड़ाई करना चाहती थी, पर उस पक्षी के देखते ही वो थोड़ा घबराने लगती है, पर ब्लेड उसको हिम्मत रख के लड़ने के लिए कहता है। लेकिन अर्नेस्ट अपने हाथ खड़े कर देती है और वो पक्षी वहाँ से जाने लगता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर 2 सिमर्क्स थे। वो सोचते हैं कि आखिर उन्होंने इस गाड़ी पर हमला क्यों किया। वो सोचते हैं कि जरूर किंग का इससे कुछ लेना देना होगा, तो अर्नेस्ट किंग के पास जाती है और उनसे इन सब के बारे में पूछती है। ब्लेड उन्हें इस सिचुएशन के बारे में बताता है। किंग बताते हैं कि जिस गाड़ी में उन्होंने हमला किया था उसके अंदर शिमर्स का अंडा था, जो जानकर अर्नेस्ट नाराज हो जाती है क्योंकि उनकी इस हरकत से वो मम्मी पापा गुस्से में आ गए थे। पर किंग बताते हैं कि उन पक्षियों ने घोंसला बनाने के लिए एक बहुत ही बेकार जगह को चुना था, क्योंकि घोंसले को एक अच्छी खासी हाइट में होना चाहिए जहाँ पर उस अंडे पे सूरज डूबने की रोशनी पड़े, जिससे कि वो जल्दी तैयार हो जाए। किंग बताते हैं कि अंडा ठीक से हैच नहीं हो पाएगा अगर वो उसको वहीं अकेला छोड़ देंगे। वो बताते हैं कि अंडा कल हैच होने वाला है और उन दोनों को अंडे को प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर दे देते हैं। अब अगले दिन ब्लेड सभी स्टूडेंट को इन्फॉर्म कर देता है कि उन्हें शाम के सनसेट का इंतजार करना होगा क्योंकि पेरेंट्स अभी बहुत गुस्से में होंगे, तो शायद वो अंडे को ढूंढकर उसे तोड़ दे। वो स्टूडेंट्स को अंडे को छुपाने के प्लान के बारे में बताता है और एलिवेटर की मदद से वो उसको टावर की टॉप में ले जाएंगे ताकि अंडा एक परफेक्ट कंडीशन में आ जाए हैच होने के लिए। दूसरी तरफ ये सीमर्क्स घोड़ा गाड़ी को टाउन में डिस्ट्रॉय कर रहे थे, पर स्टूडेंट्स इंसानों को सेफली वहाँ से बाहर निकालने के बाद उस सीमर्क से लड़ना शुरू कर देते हैं। वो उसको लोहे से बनी रस्सियों से कैद कर लेते हैं, पर सीमर्ग अपनी पूरी ताकत लगा के घरों को उखाड़ कर उड़कर वहाँ से जाने लगता है। पर ब्लेड इन सबसे खुश है क्योंकि इससे अंडे को हैच होने के लिए काफी समय मिल जाएगा। अब जैसे ही क्लेयर जख्मियों को हील करने लगती है तो दूसरा सीमर्ग वहाँ पर आने लगता है, लेकिन कू अपने फायर अटैक से उस पर हमला कर देती है, लेकिन इससे उसको कुछ नहीं होता और वो कू को भी धक्का देकर आगे बढ़ने लगती है। अब यहाँ म्यू ने मारिया से स्विच कर लिया है और सीमर्ग पर लाइटनिंग अटैक से हमला करती है, पर इतना भी काफी नहीं होता उस पक्षी को हराने के लिए। तो अर्नेस्ट अपनी सारी एनर्जी को इकट्ठा करके एस्मोडियस के फायर अटैक में डाल देती है, जिससे सिमर्ग को अच्छा खासा डैमेज होता है। और जैसे ही अर्नेस्ट की एनर्जी खत्म होती है वो जाकर
कर नीचे बिल्डिंग में गिर जाती है, पर तभी उसको एक पुडिंग मिल जाती है जिसे खाकर वो वापिस से अपनी ताकत को पा लेती है। और अब जब सूर्य अस्त होने ही वाला था तो वो उस अंडे को एलिवेटर की मदद से ऊपर उठा लेते हैं, पर किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो बीच में ही अटक जाता है। और अब सिमर्ग जैसे ही उनकी तरफ आने लगता है तो ब्लेड उस अंडे को बचाने के लिए टावर में चढ़ने लगता है, लेकिन उसमें चढ़ने में उसके चुत्तड़ फट जाते हैं क्योंकि वो अपनी 15% पावर का यूज कर सकता है। तो डीएनए उसकी मदद करती है और उसके ऊपर घुड़सवारी करने को कहती है। वो ब्लेड को बताती है कि वो अब अकेला नहीं है और वो कहता है कि अब उसके पास काफी सारे दोस्त हैं और डियोने भी उनमें से एक है। अब वो अंडे के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन ब्लेड को उसको उठाने में फिर से उसके चुत्तड़ फट जाते हैं। तो डियोने के पास एक आइडिया आता है और वो ब्लेड को उस अंडे को टाइट पकड़ने को कहती है, जिसके बाद वो उसे उठा के धक्का मार के टावर की टॉप की ओर ले जाने लगती है, जहाँ किंग उसका फिनिश लाइन पर स्वागत करता है। पर तभी सिमर्ग भी वहाँ पर आ जाता है और किंग कहता है कि अब मेरी बारी है सिचुएशन को संभालने की। वो सिमर्ग को बताता है कि उसका नाम आत्मा बेचने वाला लखनपाल है और बोलता है कि वो अपने इस कर्ज को एक नई जिंदगी देकर लौटा देगा, जिस पर असिस्टेंट उन्हें बताती है कि एक बार सिमर्ग ने उसकी जान को बचाया था और वो उसकी मदद उसकी जान बचाने के तौर पर कर रहे हैं। लेकिन सिमर्ग अभी भी बहुत गुस्से में था और एक उंगली से किंग को अंडे के ऊपर उछाल देता है, जिससे अंडा टेढ़ा होकर नीचे गिरने लगता है। पर ब्लेड किसी तरह उसे रोक लेता है, पर तभी अचानक से सोफी वहाँ पर आ जाती है और समय को 5 सेकंड के लिए रोक देती है और ब्लेड को टाइम मिल जाता है कि वो अपनी ड्रैगन ईटर स्किल का यूज कर सके, जो कि विंड ड्रैगन को समन करता है और उस सिमर्ग को हरा देता है। सोफी और ब्लेड पूरी तरह से थक चुके हैं और उसी वक्त अंडा फूटता है, जिसके अंदर से 2 ट्विन सिमर्ग निकलते हैं। वो दोनों बेबीज ब्लेड की ओर देखते हैं और सोचते हैं कि यही उनका पापा है और ब्लेड हैरान है कि आखिर वो इन दोनों का क्या करे। अब कुछ दिनों बाद ब्लेड और अर्नेस्ट उन दोनों सिमर्ग में उड़ने की कोशिश कर रहे थे। अर्नेस्ट उसकी स्पीड को देखकर घबराने लगती है और दूसरी तरफ उनके पेरेंट्स सभी के साथ शांति से रहने लगते हैं। कू भी उनके साथ उड़ रही होती है और ब्लेड ये जानकर खुश है कि अब उसके पास काफी सारे दोस्त हैं। अब एक अंधेरे काले दिन में हम ब्लेड को एकेडमी में घूमता हुआ देखते हैं और उसकी तलवार से खून गिर रहा होता है। स्टूडेंट्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो एक ही बारी में उन सभी को काट देता है, जिसके बाद वो सोफी के पास पहुंच जाता है और वो कहती है कि मैं हमेशा से ही सोचती थी कि तब क्या होगा जब हम सभी तुम्हारे खिलाफ ही हो जाएंगे। वो अपनी पावर का यूज करके समय को रोक देती है और लगातार काफी सारे हमले उसके ऊपर करती है और जैसे ही समय वापिस से चलता है हम देखते हैं कि ब्लेड को कुछ भी नहीं हुआ होता। वो सोफी को गर्दन से पकड़ लेता है और बताता है कि उसने अपने आप को एकदम हार्ड मेटल का बना के बचा लिया था। वो अपनी तलवार उसकी छाती में घुसा देता है और सोफिया नीचे जमीन में गिर जाती है। पर तभी ब्लेड किंग को आवाज लगाता है और बोलता है कि उसे इस इल्यूजन से बाहर निकलना है। तभी किंग एक स्क्रीन में आता है और बोलता है कि ये कोई इल्यूजन नहीं है और वो ब्लेड को बताता है कि वो एक वर्चुअल रियलिटी में है, जिसको कि साइंस और मैजिक से मिलकर बनाया है। वो बताते हैं कि वो इस दुनिया में किसी से भी अपनी पूरी ताकत से लड़ सकता है बिना उन्हें चोट पहुंचाए, तो ये एक परफेक्ट प्लेस होगी ट्रेनिंग करने के लिए। ब्लेड सोचता है कि ये बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक है और उसको चिंता होती है कि इससे लोग रियल और वर्चुअल वर्ल्ड में मिक्सअप हो जाएंगे और रियल वर्ल्ड में आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। जिसके बाद किंग सेटिंग्स को एडजस्ट करता है और उस जगह को कैंडी लैंड में ट्रांसफॉर्म कर देता है और ब्लेड को मरते दम तक लड़ने को कहता है और जीतने वाला वर्चुअल रियलिटी को जैसे चाहे वैसे यूज कर सकता है। हम देखते हैं कि लियोनार्ड अपनी ड्रिल मशीन लेकर ब्लेड की ओर बढ़ रहा होता है, लेकिन अर्नेस्ट उसको बाहर कर देती है और देखकर ऐसा लग रहा है कि वो इस वर्चुअल वर्ल्ड का पूरा फायदा उठा रही है। अब जैसे ही ब्लेड आगे जाता है वो देखता है कि क्ले जेसिका के साथ लड़ रहा है और कैसिम क्लेयर के साथ लड़ रहा है। जेसिका नीचे जमीन में गिर जाती है और लड़के उन्हें हार मानने को कहते हैं क्योंकि वो उनसे कभी लड़ाई में नहीं हारे हैं, लेकिन लड़कियां हार मानने से मना कर देती है और जेसिका किसी तरह कासिम को हराने में कामयाब हो जाती है, जबकि क्लेयर अपनी तलवार से क्ले को हरा देती है। तभी अर्नेस्ट वहाँ पर आ जाती है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो ब्लेड के लिए आई है, तो वो ब्लेड की तरफ एक साइको की तरह भागने लगती है, लेकिन ब्लेड लगातार अपनी तलवार को घुमाते हुए वहाँ से सब कुछ उड़ा देता है। ब्लेड को होश आ जाता है और किंग अनाउंस करते हैं कि ब्लेड ही है जो कि आखिर तक टिका हुआ था। यहाँ तक कि क्लेयर और जेसिका उसके अटैक को देख भी नहीं पा रहे थे और अर्नेस्ट अपने इस बिहेवियर के लिए रोने लगती है, लेकिन किंग हंसने लगते हैं और कहते हैं ये काफी एंटरटेनिंग था। अर्नेस्ट इससे खुश नहीं होती है और ब्लेड उस वर्चुअल रियलिटी मशीन से कुछ करने लगता है। किंग देखते हैं कि ब्लेड उस वर्ल्ड में सबसे ताकतवर मॉन्स्टर्स को ऐड कर रहा है और सोचते हैं कि ये ग्रेट हीरो के लिए भी काफी मुश्किल वाला हो सकता है, लेकिन ब्लेड खुद की बजाय किंग को ही वो मशीन लगा देता है। किंग बहुत ही ज्यादा डर जाता है क्योंकि वो दुनिया के हर तरह के मॉन्स्टर से घिर गया है और ब्लेड किंग की असिस्टेंट
असिस्टेंट को किंग के मरने पर बार बार उसको रिवाइव करने का कहता है। अब ब्लेड दोपहर को अपना खाना खा रहा होता है और हम क्ले और कासिम को डिप्रेस्ड देखते हैं। अर्नेस्ट सोचती है कि आखिर इन्हें हुआ क्या है, पर ब्लेड बताता है कि ये दोनों बहुत बुरी तरीके से लड़कियों से हार गए थे। जरूर इनको अपनी स्किल में घमंड आया होगा और इन्होंने ट्रेनिंग करना छोड़ दिया। अब लंच करने के बाद ब्लेड एक जगह को ढूंढता है जहाँ पर वो हॉट स्प्रिंग बना सकते हैं और हम बाहर डियोने को देखते हैं जो कि खड्डा खोद रही होती है। वो उन सभी को अंदर ले जाती है और सारे मिलकर उस हॉट स्प्रिंग में रिलैक्स कर रहे होते हैं। ब्लेड नोटिस करता है कि अर्नेस्ट वहाँ पर नहीं है और जेसिका को लगता है कि जरूर उसको इस हॉट स्प्रिंग से कुछ दिक्कत है, लेकिन तभी अर्नेस्ट एक पत्थर के पीछे से आती है और बताती है कि उसको इकट्ठे नहाना पसंद नहीं। हम देखते हैं कि क्ले और कासिम अभी भी काफी डिप्रेस्ड हैं और लड़कियां उन्हें कहती है कि शायद वो उनका लकी दिन था, लेकिन अर्नेस्ट उनके जख्मों में नमक छिड़क देती है और क्लेयर उनसे जीतने के लिए माफी मांगने लगती है, जिससे कि उन दोनों का ईगो हर्ट हो जाता है और वो रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अब रात को ब्लेड उन दोनों से मिलने जाता है। वो सोचते हैं कि ब्लेड उनकी प्रॉब्लम को नहीं समझ पाएगा क्योंकि वो कभी किसी से हारा ही नहीं। वो बताते हैं कि वो दोनों उन दोनों लड़कियों से प्यार करते हैं और यही रीजन है कि वो दोनों अपनी हार से बहुत दुखी हैं। लेकिन तभी कू वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि तुम दोनों को बस और ताकतवर बनना है क्योंकि लड़कियां उन लड़कों को पसंद करती है जो कि उनको प्रोटेक्ट कर सके। और वो कहती है कि ब्लेड तुम दोनों को ट्रेन कर सकता है। दूसरी तरफ यहाँ लड़कियां अपनी किटी पार्टी कर रही होती हैं और जेसिका सोचती है कि उन्हें क्ले और कासिम को लेकर क्या करना चाहिए। क्लेयर बोलती है कि हमें उनसे एक और बैटल करनी चाहिए, पर बाकी समझते हैं कि इससे चीजें और भी खराब हो सकती है। तभी कू अचानक से वहाँ पर भी आ जाती है और बोलती है कि लड़कों को स्ट्रॉन्ग लड़कियां पसंद है और वो उन्हें कहती है कि उन्हें और भी ताकतवर बनना चाहिए। ब्लेड कासिम और क्ले को ट्रेनिंग करवाता है और वो उन दोनों को हर तरह की खतरनाक एक्सरसाइज करवाने लगता है। अब अगले वर्चुअल रियलिटी टेस्ट का दिन आ जाता है और ये दोनों जीतने के बाद अपनी फीलिंग्स को लड़कियों को कन्फेस करने का सोचते हैं। वो सभी अपने रीमैच के लिए तैयार हो जाते हैं और ब्लेड बैटल शुरू करने को कहता है। अब जैसे ही वो लड़ना शुरू करते हैं लड़कियां उन पर हमला कर देती है, लेकिन हम देखते हैं कि लड़कों को समझ आ गया है कि अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कैसे यूज करना है और वो लड़कियों को पीछे ढकेल देते हैं। ब्लेड कहता है कि उसने उनको इस पावर का यूज करना सिखाया है, पर हम देखते हैं कि लड़कियां भी इसका यूज कर सकती हैं, जो कि उन्होंने अर्नेस्ट से सीखा है। क्लेयर अपनी तलवार से कासिम को बाहर कर देती है, जबकि जेसिका क्ले को फ्रीज कर देती है और वो उसको अपनी लाइटनिंग से हरा देती है। अब फाइट के बाद लड़के खुश हैं कि वो दोनों उनसे अपनी पूरी ताकत से लड़े और वो कसम खाते हैं कि वो आगे और भी ज्यादा ताकतवर बनेंगे। कासिम जेसिका की आंखें और उसके लाइटनिंग अटैक को देख हैरान है और वो बताती है कि उसने सोफी और मैरिया से ये सीखा है। क्ले को लगता है कि वो दोनों टीम बनाकर उस पर चढ़ गए थे, लेकिन तभी अर्नेस्ट बीच में आकर बोलती है कि तुम दोनों तो ब्लेड से ट्रेनिंग ले रहे थे। वो उनसे पूछती है कि आखिर तुम दोनों को उस इंसान से स्ट्रॉन्ग क्यों बनना है जिसको कि तुम पसंद करते हो, और कहती है कि ये प्यार करने की सबसे बेकार रिक्वायरमेंट है क्योंकि वो जानती है कि वो ब्लेड से ज्यादा ताकतवर नहीं बन पाएगी। अब इन सब के बाद लड़कियों को एक रोबोट मिलता है और वो सोचती हैं कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन वो अचानक से ही एक्टिवेट होकर ब्लेड की पिक्चर को दिखाने लगता है और हम देखते हैं कि ब्लेड मेडिटेट कर रहा होता है। पर तभी कू अचानक से उसके ऊपर कूद जाती है, लेकिन ब्लेड के ओरा से टकराकर वो दूर चली जाती है। कू सोचती है कि आखिर वो कर क्या रहा है और ब्लेड बताता है कि वो अपनी ताकत को स्टोर कर रहा है ताकि वो एक ही समय में अपनी 15% से भी ज्यादा पावर का यूज कर सके। लेकिन तभी लड़कियां भी उस रोबोट के साथ वहाँ पर आ जाती है और बताती है कि वो उसको ही ढूंढ रहा है, लेकिन तभी ब्लेड अपनी तलवार निकाल के उसको अपनी ड्रैगन ईटर स्किल का यूज करके एक ही झटके में उसको तोड़ देता है और उसकी तलवार भी टूट जाती है और बोलता है कि उसकी तपस्या काम कर गई है क्योंकि वो अपनी इस स्किल का यूज करके भी थका नहीं है। अर्नेस्ट पूछती है कि आखिर तुमने इस रोबोट को क्यों तोड़ा, तो ब्लेड बताता है कि उन्हें इसे तोड़ने की जरूरत थी क्योंकि ये हम पर नजर रखने के लिए था। अब जब वो सभी बात कर ही रहे थे तो वो रोबोट अर्नेस्ट की बॉडी को स्कैन कर लेता है और अपने सिस्टम को अपडेट कर लेता है। अब अगले दिन वो रोबोट वापिस से वहाँ पर आ जाता है, लेकिन अब उसने एक लड़की का हुलिया ले लिया है और बताती है कि उसको ऐसे डिजाइन किया गया है ताकि वो ब्लेड के इंस्टिंक्ट्स को जगा सके। ब्लेड पूछता है कि आखिर वो कौन है, लेकिन वो उस पे हमला करने के लिए तैयार हो जाती है, तो ब्लेड ही उस पर पहला हमला कर देता है और दीवार तोड़कर बाहर निकाल देता है। अर्नेस्ट उसके एक घुसंड मारती है कि आखिर वो एक लड़की पर हमला क्यों कर रहा है, पर ब्लेड उसको चिंता ना करने को कहता है। और अब थोड़े समय बाद लड़की अपने आप को रिकवर कर लेती है और ब्लेड उसको उसी वक्त खत्म करना चाहता है, पर अर्नेस्ट उसको रोकती है कि ये लड़की कोई खतरा नहीं है। लेकिन ब्लेड अभी भी कन्विंस्ड नहीं है क्योंकि वो जानता है कि ये रोबोट कितने खतरनाक हो सकते हैं। पर तभी वो लड़की बताती है कि उसको ऑर्डर दिया गया है कि उसे ब्लेड को खत्म
खत्म करना है और वो डाटा इकट्ठा करने के लिए काफी समय से उसको ऑब्जर्व कर रही है। क्लेयर पूछती है कि क्या तुम हमारी क्लास को ज्वाइन करना चाहोगी और उसको आयोना बुलाती है जो कि उसकी छाती के ऊपर लिखा होता है। पर लड़की बोलती है 10NA जो कि उस रोबोट का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, लेकिन क्लेयर उसको आयोना ही बुलाना चाहती है। आयोना भी उनकी क्लास को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है और क्लेयर कहती है कि वो सभी मिलकर प्लान बनाएंगे जिससे कि वो ब्लेड को हरा सके और आयोना मान जाती है उनके साथ काम करने के लिए। वो सभी डिस्कस करते हैं कि कैसे वो ब्लेड को हरा सकेंगे, पर तभी क्लेयर आयोना से पूछती है कि आखिर वो ब्लेड के पीछे क्यों है। वो बताती है कि ब्लेड उस जगह में एंटर करा था जहाँ की वो रखवाली कर रही थी, जो कि था रॉयल लाइब्रेरी, जहाँ पर वो एस्मोडियस के बारे में पता लगा रहा था। आयोना बोलती है कि ब्लेड ने उसको काफी बार डिस्ट्रॉय किया था, पर ब्लेड अपने डिफेंस में कहता है कि तुमने ही तो पहले मुझ पर अटैक किया था और मेरे पास भी कोई चॉइस नहीं थी तुमसे लड़ने के सिवाय। तो लड़कियां ब्लेड के बिहेवियर को गलत ठहराती हैं और ब्लेड उठकर वहां से जाने लगता है, पर सोफी भी उसके साथ बाहर आती है और ब्लेड बताता है कि वो लाइब्रेरी में इसीलिए घुसा था क्योंकि ग्रेट हीरो होने के नाते वो उसकी ड्यूटी थी। हमें पता चलता है कि ये जो गार्डियंस हैं ये अपनी आत्मा को एक अलग जगह पर रखते हैं ताकि वो ना मर सके अगर उनकी बॉडी भी तबाह हो जाए। अलीजा को लगता है कि आयोना उसके खिलाफ जीत नहीं सकती है क्योंकि ब्लेड जानता है कि अगर वो उस पर अटैक करेगी तो भी वो मर नहीं पाएगा। एलिजा सोचती है कि आयोना जीत नहीं सकती क्योंकि ब्लेड जानता है कि उसके अटैक करने पर भी वो नहीं मरेगी। तो एलिजा एक प्लान बताती है। एलिजा बताती है कि अगर वो आयोना की सोल को उसकी बॉडी के अंदर डाल देंगे तो ब्लेड उस पर अटैक करने के लिए हिचकिचाएगा क्योंकि अब वो उसके अटैक से खत्म हो सकती है। और अब अरीना में ब्लेड और आयोना एक दूसरे से फाइट करने वाले थे। आयोना बताती है कि वो अपने मदर कंप्यूटर से कनेक्टेड नहीं है, तो अगर वो डिस्ट्रॉय हुई तो वो मारी जाएगी। तो वो उसके ऊपर मुक्के बरसाते हुए उसे दूर फेंक देती है और पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। ब्लेड अपनी ड्रैगन ईटर स्किल का यूज करने वाला था पर वो हिचकिचाने लगता है क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने इसका यूज किया तो वो मारी जाएगी। तो वो अपने स्किल का यूज अपने हाथों से करता है पर इस हमले से उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता और वो उस पर मुक्कों की बरसाते करते हुए जमीन पर गिरा देती है। ब्लेड अपनी हार मान लेता है और सभी लोग आयोना की जीत को सेलिब्रेट करने लगते हैं। अब कुछ समय बाद आयोना बताती है कि वो अपने मदर कंप्यूटर से रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो उसके कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। कंप्यूटर को वो डिफेक्टिव पीस की तरह लग रही है और उसका कोई सुपरवाइजर भी नहीं है। तो वो चाहती है कि ब्लेड उसका मास्टर बन जाए क्योंकि अगर वो उसको मना करेगा तो आयोना के ब्रेन में ब्लेड को खत्म करने की कमांड बंद नहीं होगी। तो आयोना बताती है कि उसको अपने आप को खत्म करना होगा जिससे कि सभी लोग घबराने लग जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि कुछ दिनों में उसकी फट जाएगी, मेरा मतलब कि वो फट जाएगी। तो ब्लेड उसका मास्टर बनने के लिए तैयार हो जाता है जिसके बाद आयोना ब्लेड की सर्वेंट बन जाती है और वो कहती है कि वो उसकी सारी की सारी बात मानेगी। लेकिन इससे सोफी नाराज हो जाती है क्योंकि उसको लगता है कि आयोना उसकी जगह ले रही है। तो वो दोनों ब्लेड की अटेंशन पाने के लिए आपस में कम्पीट करने लगते हैं। वो एक कॉन्टेस्ट करते हैं कि उन दोनों में से कौन अच्छे से अपने आप को ब्लेड को सर्व कर पाएगा। और अब रात को वो दोनों ब्लेड को सोता हुआ देखते हैं। आयोना बताती है कि वो हमेशा से ही अकेली रही है और ब्लेड ही इकलौता पर्सन है जो कि उससे मिलने आया था। सोफी भी अकेली थी जब वो लैब में रहती थी। वो बताती है कि वो इस दुनिया में ब्लेड की वजह से ही है। वो रियलाइज करते हैं कि वो दोनों ही एक दूसरे से अलग नहीं है और उनके बीच बॉन्ड बनता देख ब्लेड बहुत खुश होता है। अब अगले दिन ब्लेड आयोना को वो टाइमर दिखाने को कहता है और हमें पता चलता है कि वो अपने आप को कुछ घंटों में सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेगी। वो अभी ने बताती है कि ब्लेड की सेवा करने से ये टाइमर थोड़ा स्लो हो जाता है। एलिजा देखती है और बोलती है ये जरूर इस करके होगा क्योंकि ब्लेड एक ह्यूमन है। आयोना बोलती है कि वो अपना आखिरी का समय उन सभी के साथ बिताना चाहती है तो वो उसके लिए एक पार्टी रखते हैं। सोफी उसको इस मोमेंट को अच्छे से एंजॉय करने को कहती है क्योंकि सभी लोग उसकी विश को पूरा करने में लगे हुए हैं और वो उसको अपना दोस्त कहती है, जो सुनकर वो उस समय को एंजॉय करने लगती है। और पार्टी खत्म होने के बाद अर्नेस्ट ब्लेड को ढूंढ रही होती है लेकिन उनको वो कहीं नहीं मिल रहा होता। अब आयोना का समय भी खत्म होने वाला है तो वो बाकी सभी से थोड़ा दूर चली जाती है और उन सभी को एक बैरियर से प्रोटेक्ट कर देती है। आयोना उनका शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने उसके आखिरी मोमेंट को बहुत स्पेशल बना दिया था और कहती है कि आज वो ह्यूमंस के इमोशंस को समझ पाई है। वो अर्नेस्ट को बताती है कि वो डरी हुई है क्योंकि वो मरना नहीं चाहती। वो चाहती है कि वो सभी उसको भूल ना जाए और वो उन्हें आखिरी गुड बाय कह देती है। पर सभी हैरान होते हैं कि आयोना सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं होती है तो वो सोचने लगते हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। लेकिन तभी उस समय ब्लेड चुचुंदर की तरह जमीन से निकलता है और अर्नेस्ट पूछती है कि आखिर तुमने पार्टी को अटेंड क्यों नहीं किया। ब्लेड बताता है कि वो मदर कंप्यूटर के पास गया था और उनसे भीख मांग रहा था कि वो आयोना को जिंदा रहने दे
और ब्लेड के इस तरह गिड़गिड़ाने की वजह से मदर कंप्यूटर आयोना के साथ कनेक्शन रिस्टोर कर देती है, जिससे कि वो अब सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं होगी। तो वो सभी खुशी से सेलिब्रेट करने लगते हैं। अब यहाँ अकेडमी में एक बैटल रॉयल होने वाला है, जहाँ पर स्टूडेंट्स लड़ने के लिए अपनी पूरी पावर का यूज करेंगे, लेकिन ब्लेड सभी को बहुत आसानी से हरा देता है। लेकिन लियोनार्ड अभी भी अपने पैरों पर खड़ा हुआ है, तो सभी लोग उसको चीयर करने लगते हैं और कहते हैं कि वो ब्लेड को जल्दी हरा दे। लियोनार्ड अर्नेस्ट के लिए जीतना चाहता है, पर वो सोचती है कि ये कहीं दूर जाकर गिरने वाला है, क्योंकि वो जानती है कि लियोनार्ड कितना कमजोर है। लियोनार्ड ब्लेड की तरफ बढ़ता है, लेकिन ब्लेड आसानी से उसको हरा देता है, जो देखकर सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं और सोचते हैं कि लियोनार्ड बस एक निकम्मा है। अभी यहाँ रात को लियोनार्ड सोचता है कि ब्लेड असल में कितना ताकतवर है। वो जानता है कि वो उसको टक्कर नहीं दे सकता, पर उसको लगता है कि अर्नेस्ट उसको कभी पसंद नहीं करेगी अगर वो ब्लेड को हरा ना सका। अब अगले दिन वो मारिया से मिलता है, जो कि जानती है कि वो ब्लेड के खिलाफ जीतना चाहता है, तो वो उसको जीतने के लिए हौसला देने लगती है। लियोनार्ड उसको थैंक यू कहता है और कहता है कि वो किसी भी कीमत पर जीतेगा, क्योंकि वो चाहता है कि अर्नेस्ट उसको पसंद करे। कि तभी एलिजा वहाँ पर आ जाती है और वो जानती है कि वो ब्लेड के अगेंस्ट जीत नहीं पाएंगे, तो वो उन्हें अपनी हेल्प ऑफर करती है कि वो उनके लिए एक प्लान बनाकर लेकर आएगी। लियोनार्ड ब्लेड के सभी दोस्तों को बुलाता है और उनसे उनकी राय पूछता है, जिससे कि वो ब्लेड को हरा सके। तो जेसिका बोलती है कि उसे उसके ऊपर सोते वक्त हमला करना चाहिए। अर्नेस्ट बोलती है कि ये अटैक तो कोई कायर ही कर सकता है, पर एलिजा उससे बताती है कि ब्लेड बहुत ही ज्यादा ओवरपावर्ड है, तो ये फाइट वैसे भी कोई फेयर नहीं है। एलिजा बोलती है कि उन्हें ब्लेड को हराने के लिए कुछ भी करना चाहिए, पर अर्नेस्ट कहती है कि वो उससे आमने सामने की टक्कर लेना चाहती है और कोई भी ऐसा हथियार जिससे उसको फायदा हो। अब वो इस मीटिंग को खत्म कर देते हैं और अर्नेस्ट ब्लेड से लड़ती है लियोनार्ड का लेकर हथियार, लेकिन वो उसे आसानी से हरा देता है और लियोनार्ड की तलवार को भी तोड़ देता है। जेसिका कहती है तो अब हमें मेरे प्लान का यूज करना चाहिए। तो वो चुपके से ब्लेड के कमरे में घुस आती है जब वो सो रहा था, लेकिन आयोना उसको देख लेती है और एक धमाके से उसको बाहर फेंक देती है। जेसिका सोचती है कि आखिर आयोना ने उस पर हमला क्यों किया, क्योंकि वो तो हमारी ही टीम में है। पर आयोना बताती है कि ये एक ऑटोमेटिक फंक्शन था, तो अब बाकी सभी भी अपना हाथ उस पर साफ करना चाहते थे, लेकिन कोई भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा था, क्योंकि ब्लेड जरूरत से ज्यादा ही ताकतवर है। यहाँ तक कि अर्नेस्ट रॉक पेपर सीजर वाली गेम में भी जीतने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उससे बार बार हारी रही थी, जिससे उसकी कलाई में भी मोच आ जाती है। जिसके बाद वो एक और मीटिंग रखते हैं, जहाँ अर्नेस्ट कहती है कि वो ब्लेड को हराना चाहती है और उसको अपनी हार स्वीकार करने में मजबूर कर देना चाहती है। वो याद करते हैं कि कैसे आयोना उसके खिलाफ जीती थी, जहाँ उसने अपनी खुद की लाइफ को एक होस्टेज की तरह यूज किया था। तो वो सोचते हैं कि उन्हें ब्लेड को हराने के लिए होस्टेज का यूज करना पड़ेगा। लियोनार्ड इस प्लान को लेकर खुश नहीं होता है, पर अर्नेस्ट कहती है कि वो इससे जीत सकते हैं और वो सभी इस प्लान के लिए एग्री कर जाते हैं। अब यहाँ क्लासरूम में ब्लेड अर्नेस्ट से लियोनार्ड और बाकी सभी के बारे में पूछता है। अर्नेस्ट ये सुनकर पैनिक कर जाती है, पर जेसिका बताती है कि वो सभी रनिंग के लिए गए हुए हैं। क्लेयर कहती है कि उसको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कि तभी 3 नकाबपोश वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि ये जगह अब उनके कंट्रोल में है। अर्नेस्ट उनको टेररिस्ट कहती है, लेकिन इससे ब्लेड को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है। वो टेररिस्ट डॉक्टर को होस्टेज बना लेते हैं और बाकी स्टूडेंट्स को वहाँ से जाने को कहते हैं। ब्लेड भी वहाँ से जाने लगता है, पर अर्नेस्ट उसको रोक लेती है और कहती है कि डॉक्टर को उन्होंने होस्टेज बना लिया है। डॉक्टर ये जानकर बहुत ही खुश होती है कि अब ब्लेड उसको बचाने वाला है, जो सुनकर बाकी लड़कियां भी होस्टेज बनना चाहती है और चाहती है कि ब्लेड भी उन सभी को बचाए। वो आपस में ही एक दूसरे से झगड़ने लगती हैं और डॉक्टर वहाँ से जाने लगती है ताकि वो उसकी जगह ले सके। अब यहाँ काफी झड़प के बाद अर्नेस्ट को होस्टेज बना लिया जाता है, पर ब्लेड को होस्टेज का मतलब ही नहीं पता है, तो वो कू को एक्सप्लेन करने को कहता है, लेकिन कू उसको बताती है कि होस्टेज बस एक खाना होता है, जो कि इस प्याले से ब्लेड को और भी कंफ्यूज कर देती है। उसका यूं शांत रहना अर्नेस्ट का दिमाग खराब करने लगता है और वो उसको उसे बचाने को कहती है। लड़कियां कहती है कि वो सभी बंदी बन चुकी हैं, तो किसी को उन्हें बचाना होगा, पर ब्लेड अभी भी समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ये ड्रामा चल क्या रहा है। वो सोचता है कि ये टेररिस्ट उन्हें खाने की तरह रखने वाले हैं। अब टेररिस्ट ब्लेड को सरेंडर करने को कहता है, पर ब्लेड को पता चल जाता है कि वो सभी उसके दोस्त हैं, क्योंकि वो उनके बिहेवियर को पहचान लेता है। जिसके बाद वो अपना मास्क हटाकर उसके सामने अपना सर झुका लेते हैं। ब्लेड उनसे पूछता है कि आखिर वो इन लड़कियों के साथ क्या करने वाले थे। कैसिम कहता है कि वो लड़कियों को ईट करने वाले थे, लेकिन ये सुनकर क्लेयर उसको मुक्का मार देती है। लियोनार्ड ब्लेड को सरेंडर करने को कहता है, क्योंकि वो जानता है कि वो अपनों के खिलाफ कमजोर है, पर वो लियोनार्ड को बताता है कि उनका ये प्लान काम नहीं करेगा। लेकिन वो अर्नेस्ट को होस्टेज की तरफ पकड़ लेता है, जबकि क्ले ब्लेड से उसके हार मानने के बारे में पूछता है, पर ब्लेड मजे
में अपनी तलवार को घुमाता है, जिससे लड़कों की तलवार के साथ उनके कपड़े भी फट जाते हैं। जिसके बाद सभी लोग ब्लेड पर अपनी पूरी ताकत से हमला कर देते हैं, लेकिन वो उन सबको मार मार कर उनकी छोटी गुड़िया बना देता है। मारिया एक्सेप्ट करती है कि लड़के अपने आप को टेररिस्ट की तरह प्रिटेंड कर रहे थे, लेकिन इस घोंचू ब्लेड को लगता है कि ये कोई गेम खेल रहे थे और पूछता है कि क्या वो कल भी ये गेम खेलना चाहेंगे। पर देखकर लगता है कि इनके लिए ये एक गेम काफी था। अब यहाँ कैफेटेरिया में ब्लेड देखता है कि स्टूडेंट्स बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमें पता चलता है कि उसको पता ही नहीं कि बर्थडे होता क्या है। डियोने बताती है कि उसको नहीं पता कि ब्लेड की असली उम्र क्या है। वो बताती है कि वो उसको 16 साल पहले मिला था, जब वो शायद 1 साल का था। तो मैरिया उससे ब्लेड से मिलने वाली डेट को पूछती है, तो डियोने बताती है कि वो अगले महीने ही आने वाली है। हमें पता चलता है कि जब वो ब्लेड से मिली थी तब उसने एक तलवार को पकड़ा हुआ था, जिससे कि उसका नाम ब्लेड रखा गया। अर्नेस्ट कुछ ऐसा सोचती है कि वो ब्लेड को उसके बर्थडे में गिफ्ट कर सके, लेकिन तभी किंग उनकी डिस्कशन को ज्वाइन कर लेता है और कहते हैं कि कड़ी चावल उसको खुश कर सकते हैं। जेसिका कहती है कि ब्लेड को वो खाना कैफेटेरिया में भी मिल सकता है, और किंग बोलते हैं कि वो एक स्पेशल टोंकात्सुरी कड़ी बना सकते हैं। जिसके बाद वो स्टूडेंट्स को एक अंडरग्राउंड चेंबर में ले जाते हैं, जहां किंग बताते हैं कि वो खाना टेस्ट कर कर एक ट्रेनिंग करेंगे। वो उन्हें एक जंगल दिखाता है और स्टूडेंट्स हैरान होते हैं कि आखिर ये जंगल कैसल के नीचे कैसे है। अब उनके पीछे का दरवाजा बंद हो जाता है और किंग बताते हैं कि ये दरवाजा तब तक नहीं खुलेगा जब तक कि क्वेस्ट पूरा नहीं हो जाता। उनकी असिस्टेंट बताती है कि स्टूडेंट्स को तब तक सरवाइव करना होगा जब तक कि वो टोटल 11 लाख कैलोरीज को ना खा ले। और डियोने बताती है कि यहाँ पर खाने की बहुत सी चीजें हैं, लेकिन यहाँ के जानवर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब सारे स्टूडेंट्स कैंप लगा लेते हैं और जेसिका एक मॉन्स्टर को खुले एरिया में ले आती है, लेकिन मॉन्स्टर की नजर क्लेयर पर पड़ जाती है और वो उस पर ही हमला करने लगता है। तभी मारिया म्याऊ से स्विच कर लेती है और अपने लाइटनिंग स्पेल से मॉन्स्टर को हरा देती है, जिससे कि वो उसको पकड़ लेते हैं। उसके बाद वो मॉन्स्टर को कैंप में ले आते हैं, जहाँ पर वो सभी उसको पकाना शुरू कर देते हैं और बाकी सभी अपना अपना काम करते हैं ताकि वो कैंप को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सके। अब यहाँ रात को ब्लेड नहा रहा होता है कि तभी अर्नेस्ट उसके साथ नहाने लगती है। वो ब्लेड की छाती में एक निशान को देखती है, तो वो सोचती है कि आखिर वो बचपन में कैसा था। ब्लेड बताता है कि वो अपनी लाइफ के लिए हमेशा ही लड़ता आ रहा है और वो जानता है कि अगर वो ताकतवर नहीं बनेगा तो वो यहाँ सरवाइव नहीं कर पाएगा। अर्नेस्ट उसकी छाती में हाथ फेरती है और उसकी तरफ थोड़ा सा डुलने लगती है, लेकिन तभी क्लेयर अचानक से उसकी ओर आने लगती है और बोलती है कि तुम्हें इससे ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। जो सुनकर अर्नेस्ट एम्बैरेस्ड हो जाती है कि वो दोनों उसे देख रहे थे। अब वो कैंप प्रोग्रेस करते करते एक विलेज में बदल जाता है और स्टूडेंट्स भी अपने क्वेस्ट के करीब पहुंच रहे हैं। किंग सोचते हैं कि शायद ये टास्क उनके लिए बहुत इजी रहा, तो वो उनके लिए एक नया चैलेंज लेकर आते हैं। तो वो स्टूडेंट्स को उनके बताए इंग्रेडिएंट्स को लाने का कहते हैं। वो एक गुफा के अंदर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें पत्ता गोभी वाला मॉन्स्टर मिलता है, जिसको देखकर मुझे कुछ कुछ याद आता है। अर्नेस्ट उसको जलाकर राख कर देना चाहती थी, पर सोफी कहती है कि उन्हें उसे ऐसे ही लेकर जाना है। जिसके बाद वो सभी उस मॉन्स्टर पर हमला कर देते हैं और उसको पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद स्टूडेंट्स मक्की के खेत में जाकर अपने नेक्स्ट टारगेट को ढूंढने लगते हैं, जहाँ पर उनको मुक्केबाज मक्की मिलती है। ब्लेड अपनी तलवार से उससे लड़ने वाला था, पर सोफी कहती है कि ग्लव्स वाली फाइट लेना ही फेयर होगा। ब्लेड उस मॉन्स्टर के साथ बॉक्सिंग मैच करता है और किसी तरह जीत कर वो उस मक्की को भी पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो एक गाजर को जमीन में गड़ा हुआ देखते हैं और ब्लेड उसको उखाड़ निकालने वाला था, लेकिन अर्नेस्ट उसको रोकती है और तभी वो कैरेट एक सोनिक साउंड निकालने लगता है। अर्नेस्ट बताती है कि इसकी ये आवाज एक कर्स को एक्टिवेट कर सकती है। कि तभी आयोना आगे जाती है और ब्लेड को बताती है कि ये कर्स उस पर कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि वो बस एक रोबोट है। वो उस कैरेट को बाहर निकाल देती है और बाकी सभी अपने कानों को बंद कर देते हैं, लेकिन इस साउंड से आसपास का एरिया बहुत बुरी तरह से तबाह हो जाता है। आयोना किसी तरह इस टास्क को कंप्लीट कर देती है और किंग उनकी प्रोग्रेस के लिए उन्हें कांग्रेचुलेट करते हैं। वो बताते हैं कि अब समय हो गया है उनका फाइनल इंग्रेडिएंट लाने का। जिसके बाद वो एक बहुत बड़े पेड़ के पास जाते हैं, जहाँ पर उनको बीस्ट किंग को लेकर आना है। कि तभी धरती हिलने लगती है और वहाँ बीस्ट किंग आ जाता है। स्टूडेंट उसका शिकार करने के लिए तैयार थे, लेकिन ब्लेड उस बीस्ट के पीछे कुछ देखता है और एक बड़ा सा क्रिएचर उस छोटे बीस्ट को खत्म कर देता है और जोरों से चिल्लाने लगता है, कड़ी के पकड़ो। किंग उसको पहचान लेते हैं कि ये एक बीमोथ है और वो जानते हैं कि इसका स्वाद भी
बीस्ट किंग से भी ज्यादा अच्छा होगा। स्टूडेंट उस पर हर तरीके से हमला करने लगते हैं, लेकिन बेहिम्मत उन सभी को काउंटर कर देता है। सोफी और आयोना उस क्रिएचर पर हमला कर देती है और बाकी सभी लड़कियां भी इसमें उनकी मदद कर रही थी, जिससे वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन इस हमले से भी बेहिम्मत पर कोई असर नहीं होता। अब वो क्रिएचर उन पर फायर बीम से हमला करता है, पर लियोनार्ड अपने बैरियर से सभी को प्रोटेक्ट कर लेता है। अर्नेस्ट ब्लेड को अपनी ऑस्मोडियस दे देती है और कहता है कि बस एक ही टेक्निक है जो इस बेहिम्मत को हरा सकती है, पर म्याऊ जानती है कि वो इस टेक्निक का यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो अपनी 15% पावर का यूज कर सकता है। ब्लेड कहता है कि उसको बस अपनी 30% पावर का यूज करना होगा, तो वो उससे उसकी थोड़ी पावर मांगता है, जिसके लिए वो उसके हाथ को पकड़ लेता है। पर म्याऊ कहती है कि उसके पास एक और तरीका है पावर को जल्दी शेयर करने का, तो वो उसको किस कर देती है और अपनी ताकत अच्छे से ट्रांसफर कर देती है। सोफी अपने मैजिक से उसको वहीं पर रोक कर रखती है और आयोना अपनी कैनन से उस पर हमला कर देती है, पर यह भी काफी नहीं था उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए। तो बाकी सारे स्टूडेंट्स उसको डिस्ट्रैक्ट करने लगते हैं और ब्लेड एस्मोडियस को अपने ऑरा से कवर कर लेता है और सभी को वहाँ से पीछे हटने को कहता है, जिसके बाद एस्मोडियस एक बहुत बड़ी तलवार में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको कि होली डीमन ब्लेड के नाम से जाना जाता है। वो उस तलवार से बेहिम्मत पर अटैक कर देते हैं, जिससे बेहिम्मत बीच में से आधा हो जाता है और म्याऊ को याद आता है कि ये तो वही टेक्निक है जिससे ब्लेड ने उसको हराया था। लेकिन ब्लेड इस पावर का यूज करके थक जाता है और म्याऊ का शुक्रिया अदा करता है कि उसने इस स्किल को यूज करने में उसकी मदद करी। अब वो सभी ब्लेड को डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जहाँ डॉक्टर बताती है कि अब ब्लेड 18% पावर का यूज कर सकता है क्योंकि उसकी बॉडी धीरे धीरे रिकवर कर रही है। जिसके बाद ब्लेड कैफेटेरिया की ओर भागने लगता है, जहाँ सभी स्टूडेंट उसे सरप्राइज देकर उसे हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। अर्नेस्ट उसको बताती है कि आज का ही वो दिन था जब वो पहली बार डायोने को मिला था, तो वो आज के ही दिन को उसका बर्थडे समझ रहे हैं। कू उसको बताती है कि वो आज 18 साल का हो गया है और अर्नेस्ट उसको उसका गिफ्ट दिखाती है, जो कि स्पेशल तोमकात्सा कड़ी थी उन इंग्रेडिएंट से बनी हुई जो वो ढूंढ कर लाए थे। उसको यकीन नहीं होता कि ये सब उन्होंने उसके लिए किया और जब वो उसको टेस्ट करता है तो उसकी आंख से आंसू आने लगते हैं और सबको थैंक यू बोलता है उसका दोस्त बनने के लिए। अब यहाँ हम क्ले को देखते हैं जो कि ब्लेड की टेक्निक को सीख रहा है। वो तूफानी बवंडर का यूज करके अपने टारगेट को गिरा देता है और वो खुश है कि वो इसका यूज कर पाया है। तभी सोफी भी वहाँ पर आ जाती है और क्ले उसको समझाता है कि उसने इस टेक्निक का यूज कैसे किया, वो भी इस टेक्निक को यूज कर सकती है और अपने आप को एक बवंडर से कवर कर लेती है। लड़कों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तभी ब्लेड उन्हें बताता है कि असल में ये स्किल ऐसे ही काम करनी चाहिए थी और सोफी अपने बवंडर को उस डमी की ओर फेंक देती है, जो कि उसको पूरी तरह से तबाह कर देता है। लेकिन वो अचानक से ही ब्लेड पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी असली सोफी आकर उसके हमले को रोक देती है। सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि यहाँ दो सोफी कैसे है। तो जो नकली सोफी थी वो वहाँ से भाग जाती है और एक अबेंडेंड बिल्डिंग के पास पहुँच जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि उसका नाम ओने है। हम देखते हैं कि वो बाकी सभी क्लोन के साथ काम कर रही है, जो कि आर्टिफिशियल हीरो प्रोग्राम का हिस्सा थे। वो बताती है कि उसका उन पर नजर रखने का मिशन सक्सेसफुल हो गया है और वो उनके साथ सारा डेटा शेयर कर देती है, जिससे कि वो ब्लेड की सारी टेक्निक को समझ सकते हैं। वो उस टेक्निक का यूज करते हैं जिससे वो अपनी बिल्डिंग को तबाह कर देते हैं, पर वो बताते हैं कि असल में ये उनका गोल नहीं था। उनका असली मिशन था कि वो ब्लेड को खत्म कर दे। जेसिका एलिजा के इन्वेंशन का यूज करती है और एक फायर फ्लेम डमी की ओर फेंकती है, जो देखकर सभी लोग इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। पर ब्लेड कहता है कि इसमें कुछ स्पेशल नहीं था, जो सुनकर एलिजा नाराज हो जाती है और बोलती है कि उनमें से कोई भी उसके जैसा ताकतवर नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर उनमें से एक क्लोन आ जाता है और ब्लेड पूछता है कि आखिर तुम क्या सीखना चाहती हो। वो बोलती है कि वो ये सीखना चाहती है कि वो उसको कैसे खत्म कर सकती है और उससे बहुत ही खतरनाक तरीके से लड़ना शुरू कर देती है। लेकिन ब्लेड उसको पीछे ढकेल देता है और वो कहती है कि वो उसे अच्छे से नहीं सिखा रहा है क्योंकि वो अभी भी जिंदा है। ब्लेड उसको बोलता है कि वो मरना नहीं चाहता है, लेकिन तभी वो उससे फ्लर्ट करने लगती है। पर तभी अचानक से सोफी वहाँ आकर उस क्लोन को धमकाने लगती है और वो क्लोन वहाँ से भाग जाती है और हमें पता चलता है कि ये चौथी बार था जब उन लड़कियों ने ब्लेड पर हमला किया था। तो वो सभी इसके बारे में कैफेटेरिया में डिस्कस करते हैं और सोचते हैं कि वो ऐसा कर क्यों रही है। अर्नेस्ट को लगता है कि वो ब्लेड को मारना चाहते हैं, लेकिन ब्लेड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और सोफी प्रॉमिस करती है कि वो उसको प्रोटेक्ट करेगी। अब उनके खुफिया अड्डे में क्लोन्स अपने लीडर के पास पहुंचती है, जो कि चाहता है कि वो प्रूफ करे कि वो ग्रेट हीरो को सरपास कर सकते हैं, क्योंकि यही वो रीजन है जिसके लिए उनको बनाया गया। यहाँ रात को सोफी ब्लेड को सोते हुए चेक करती है और उसको पता लगता है कि आयोना उसको प्रोटेक्ट कर रही है। वो सोफी को चिंता ना करने को कहती है क्योंकि वो उस पर कड़ी नजर रखे हुए है। जिसके बाद सोफी बाहर जाती है और वहाँ उसे ओने मिलती है। वो बाकी क्लोन्स को कहती है कि उन्हें हार मान लेनी चाहिए
क्योंकि वो ब्लेड को मार नहीं सकते। पर ओने कहती है कि उन्हें ऑर्डर्स दिए गए हैं और ग्रेट हीरो से बेहतर बनना यही उनकी लाइफ का पर्पस है। सोफी को पता चलता है कि हीरो प्रोजेक्ट को बंद करने के बाद उन्हें किसी ने मॉडिफाई किया है और सोचती है कि जरूर इससे इनकी बॉडी में कोई चेंजेस आए होंगे और ओने भी कंफर्म करती है कि इससे उनकी लाइफ स्पैन कम हो गई है। सोफी उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो अपने मिशन को बंद कर दे, पर वो कहती है कि वो अपने ऑर्डर को चेंज नहीं करेंगी और वो सोफी पर अटैक कर देती है जिसको वो आसानी से ब्लॉक कर देती है और ओने को धक्का देकर उस पर चढ़ जाती है। अब सोफी उससे खत्म करने ही वाली थी लेकिन वो हिचकिचाती है और वो ओने को वहाँ से जाने को कहती है, पर वो जाते हुए सोफी को कहती है कि वो सभी उसका इंतजार कर रहे हैं। अब हम सभी ब्लेड के दोस्तों को VR वर्ल्ड में देखते हैं और वो बोलता है कि सोफी बहुत छोटी सी दिख रही है, पर वो लड़की बोलती है कि उसका नाम सेंक्यू है, जिससे उनको पता चलता है कि इन सभी लड़कियों के नाम है। एलिजा को पता चलता है कि सेंक्यू एक बहुत पुराना वर्ड है जिसका की मतलब नंबर 5 है। सेंक्यू ब्लेड पर तेजी से हमला कर देती है और उसे एक घुसा मारकर लगातार उस पे मुक्कों की बरसातें करने लगती है, जिसके चलते वो वहाँ पर मारा जाता है। और जब वो रियल वर्ल्ड में उठता है तो एलिजा बताती है कि सेंक्यू खुश थी कि उसने ब्लेड को मार दिया और सोचती है कि इतना काफी होगा उसको कन्विंस करने के लिए कि ब्लेड मारा गया। जबकि दूसरी तरफ सेंक्यू को पता लग जाता है कि उसे बेवकूफ बनाया गया, तो अब वो उसे खत्म करना चाहती है, जिसमें उसका साथ एक और लड़की देती है। वो उन दोनों को एक दूसरी बिल्डिंग में ले आता है जहाँ अर्नेस्ट बहुत सारे मेजिस को लेकर खड़ी होती है जो कि उन दोनों लड़कियों पर हमला कर देती है, लेकिन उनमें से एक अभी भी उनकी ओर बढ़ रही थी। लेकिन अर्नेस्ट अपनी फ्लेम से उसे दूर फेंक देती है, लेकिन तभी सेंक्यू फिर से उन पर हमला कर देती है तो ब्लेड अपने मैजिक का यूज करके उसे पीछे ढकेल देता है। अर्नेस्ट भी हैरान है कि वो मैजिक यूज कर सकता है, जिसके बाद लड़कियां वापिस से खड़ी होके अपनी पावर को कंबाइन करके एक ब्लैक होल बनाती है जो कि आसपास के एरिया को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है। ब्लेड को लगता है कि ये लड़कियां 10 सेकंड में थक जाएगी और वो थक कर गिर जाती हैं, लेकिन ये ब्लैक होल अभी भी वैसा का वैसा ही था। आयोना बताती है कि ये ब्लैक होल अपने आप बंद नहीं होगा और वो बाकी स्टूडेंट्स को अपने अंदर समाने लगता है, लेकिन ब्लेड उन्हें बचा लेता है। तभी सोफी उस ब्लैक होल की तरफ कूदकर उसकी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगती है और वो किसी तरह उसे काबू कर लेती है, लेकिन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की वजह से वो थक कर नीचे गिरने लगती है। लेकिन ब्लेड उसको संभाल लेता है और कहता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया। अब उसी रात को सोफी को होश आ जाता है और वो पूछती है कि क्या किसी को कोई चोट लगी है, जिस पर ब्लेड बताता है कि कुछ स्टूडेंट्स थे जो कि घायल हुए हैं, पर क्लेयर ने सभी को हील कर दिया है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब वो सोफी से उन लड़कियों के बारे में पूछता है और वो बताती है कि वो सभी भी हीरो प्रोजेक्ट का हिस्सा है, लेकिन अब उन सभी में और भी ज्यादा चेंजेस करे गए हैं। वो उसको याद दिलाती है कि उसको किंग ने रेस्क्यू किया था और बोलती है कि उन लड़कियों के पास कोई भी नहीं है जो उनकी मदद कर सके। ब्लेड बोलता है कि वो भी चाहता है कि वो उनका दोस्त बने और सजेस्ट करता है कि वो सभी भी स्कूल को ज्वाइन कर ले, लेकिन सोफी जानती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ ब्लेड को हराना है। और वो बोलती है कि उनके अंदर ऐसी मॉडिफिकेशन की गई है कि उनको सिर्फ ऑर्डर्स को ही मानना होगा। अब हम देखते हैं कि ब्लेड और उसके दोस्त किंग को जाकर सारी बात बताते हैं और हमें पता चलता है कि सोफी एकेडमी से चली गई है। अर्नेस्ट पूछती है कि आखिर किंग ने उसे रोका क्यों नहीं, पर वो कहते हैं कि ये चॉइस मेरी नहीं थी। ब्लेड सोचता है कि जरूर वो अपनी बहनों के बारे में सोच रही होगी और अर्नेस्ट इंसिस्ट करती है कि उसको यहाँ वापस बुलाया जाए। जेसिका बोलती है कि उनको उन लड़कियों के हाइडआउट्स को ढूंढना चाहिए, पर किंग उन्हें सोचने को कहते हैं कि आखिर सोफी अकेले ही क्यों गई है। वो बोलते हैं कि उन सभी लड़कियों को रोकने का एक ही तरीका है कि उन सभी को मार दिया जाए, तो शायद सोफी नहीं चाहती कि हम लोग इस काम को पूरा करें। अर्नेस्ट बोलती है कि जरूर कोई और तरीका भी होगा, पर किंग उन्हें कोई भी एक्शन लेने से पहले अच्छे से सोचने को कहते हैं। लेकिन ब्लेड फिर भी सोफी को बचाने जाना चाहता है, जहाँ कू और आयोना भी सोफी की मदद करना चाहते हैं। यहाँ तक कि माओ भी उनके साथ जाने का डिसाइड करती है, जिसके बाद वो सभी अपने मिशन के लिए निकल पड़ते हैं और वो आगे देखते हैं कि उनके बाकी के दोस्त भी वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। अब हम सोफी को उनके एक हाइडआउट के पास देखते हैं, लेकिन वो पहले से ही खाली होता है और अर्नेस्ट सोफी के पास पहुँच जाती है। सोफी कहती है कि वो उसको अकेला ही छोड़ दे, पर अर्नेस्ट कहती है कि वो उसकी मदद कर सकते हैं। अब सोफी ग्रेट हीरो प्रोजेक्ट के बारे में अपने सभी दोस्तों को बता देती है। वो बताती है कि उसको और उसकी बहनों को इसीलिए बनाया गया था ताकि वो ग्रेट हीरो को सरपास कर सके, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया गया था। लेकिन किसी ने रिसर्च और सैंपल्स को चुरा लिया, जिससे उसने उसकी बहनों को फिर से जिंदा कर दिया। अर्नेस्ट कंफ्यूज्ड है कि आखिर वो ब्लेड के पीछे क्यों है, जबकि उन सभी को ग्रेट हीरो के पीछे होना चाहिए। पर वो सोचती है कि वो उसको अपनी पावर को टेस्ट करने के लिए यूज कर रही होंगी और ब्लेड भी इस बात में हामी भरता है। सोफी को बुरा लगता है कि उन सभी बहनों में से वही है जो कि एक नॉर्मल लाइफ जी रही है, तो वो सभी को बचाकर उनकी जिंदगी सही कर देना चाहती है, यहाँ तक कि अगर इसमें उसकी अपनी खुद की जान भी चली जाए। पर तभी
अर्नेस्ट उसके सर में एक मारती है और बोलती है कि वो अपने दोस्तों पर भरोसा रख सकती है। सोफी कहती है कि उनको बचाना मुश्किल हो सकता है क्योंकि उनको ऑर्डर्स को मानने के लिए मैनिपुलेट किया जा रहा है और उनकी मॉडिस में जो मॉडिफिकेशन की गई है उससे उनके पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। पर ब्लेड उसको खुद पर भरोसा करने को कहता है और बाकी सभी से हेल्प के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम यहाँ उन सभी क्लोन्स को एक दूसरे हाइडआउट में देखते हैं और उनको बार बार याद दिलाया जा रहा है कि उन्हें ब्लेड को खत्म करना है। वो अपने कमरे के बाहर एक लेटर को देखते हैं जिसमें कि ब्लेड को चैलेंज करने का इनविटेशन दिया होता है। आबा एकेडमी अरीना में ब्लेड उन क्लोन्स का इंतजार कर रहा होता है। अर्नेस्ट सोचती है कि क्या वो इस ट्रैप में फंसेगी, पर सोफी कॉन्फिडेंट है क्योंकि अगर उनकी जगह वो होती तो वो भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती। जिसके बाद वो सभी क्लोन्स वहाँ पर आ जाते हैं और वो ब्लेड को कहते हैं कि वो उसे खत्म कर देंगे। हम देखते हैं कि एलिजा उसको प्लान के बारे में याद दिलाती है कि उसको अकेले ही फाइट करनी होगी क्योंकि अगर बाकी सभी भी ज्वाइन करेंगे तो ये सारे क्लोन्स यहाँ से भाग जाएंगे। जिसके बाद सभी क्लोन्स उसकी ओर बढ़ने लगते हैं और एलिजा कहती है कि उसको बस उन सभी की एनर्जी को खत्म करना है ताकि वो ढूंढ सके कि असल में कौन है जो उनको ऑर्डर्स दे रहा है और लड़कियों को वापस से रीप्रोग्राम करने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। ब्लेड को उनके साथ लड़ने में दिक्कत हो रही थी, यहाँ तक कि उसकी तलवार उसके हाथों से भी छूट जाती है। अर्नेस्ट को उसकी चिंता होने लगती है पर सोफी कहती है कि उसको ब्लेड पर भरोसा रखना चाहिए। ब्लेड किसी तरह उन सभी को एक बैरियर के जरिए रोक लेता है और उन सभी को पीछे ढकेल लेता है। अर्नेस्ट को बुरा लगता है कि वो ब्लेड के लिए कुछ नहीं कर सकती है पर जेसिका याद दिलाती है कि उनके पास एक तरीका है उसकी मदद करने का। ब्लेड अपनी तलवार को पकड़ लेता है लेकिन तभी उनमें से एक क्लोन अपनी हीरो एबिलिटी का यूज कर देती है जिससे कि वो पूरे डायमेंशन को उल्टा पुल्टा कर देती है और ब्लेड को उसमें खड़ने में दिक्कत आ रही थी और जैसे ही उसकी टेक्निक बंद होती है ब्लेड नीचे जमीन में गिर जाता है। लेकिन इससे उस लड़की की भी एनर्जी खत्म हो गई थी और अब दूसरी क्लोन अपनी पावर को एक्टिवेट करती है जिससे कि वो अपने बहुत सारे क्लोन्स बना लेती है कि तभी जेसिका ब्लेड की ओर एक जूस वाला कैप्सूल फेंकती है जिसको कि ब्लेड अपनी तलवार में डाल देता है जिससे कि वो अपनी बवंडर पावर का यूज करके सभी क्लोन्स को खत्म कर देता है। जिसके बाद उस लड़की की भी एनर्जी खत्म हो जाती है और अब दूसरी लड़की ब्लेड की ओर बढ़ने लगती है पर लियोनार्ड ब्लेड की तरफ अपनी पावर कैप्सूल फेंकता है जिससे कि वो एक बैरियर को क्रिएट करके उस लड़की के हमले को रोक लेता है। लेकिन इससे ब्लेड की तलवार भी टूट जाती है और सेंकू उस पर हमला कर देती है। ब्लेड किसी तरह उसके हमले से बच जाता है और वो चिल्लाकर अर्नेस्ट को उसकी पावर शेयर करने को कहता है। वो सोचती है कि वो बिना अपनी तलवार के पावर को यूज कैसे करेगी लेकिन वो अपने जूस से भरा कैप्सूल उसकी ओर फेंक देती है पर तभी सेंकू उस पर हमला कर देती है जिससे कि कैप्सूल साइड में जाकर गिर जाता है। सोफी तेजी से अपनी पावर का यूज करके समय को रोक देती है और कैप्सूल को कलेक्ट करके ब्लेड को बचा लेती है। अब सेंकू उस पे अपनी हीरो पावर से अटैक करने लगती है पर ब्लेड सोफी से उसकी पावर लेता है और वो किसी तरह उसके अटैक को काउंटर कर देता है जिससे सेंकू भी एग्जॉस्टेड होकर नीचे गिर जाती है। होने ही थी जो अब अकेली बच गई है तो वो अपने आप को ब्लेड को खत्म करने के लिए तैयार कर लेती है लेकिन उसके पास अभी भी अर्नेस्ट की पावर है और वो किसी तरह उसके अटैक को संभालने लगता है जिससे फ्लेम की बौछार हर जगह होने लगती है और स्टूडेंट्स इससे पैनिक होने लगते हैं। लेकिन जैसे ही धूल हटती है हम देखते हैं कि योने अपने पैरों पर अभी भी खड़ी हुई है और अब सूर्य भी अस्त होने लगा है। ब्लेड सोचता है कि आखिर वो किसका इंतजार कर रही है लेकिन उसको पता है कि अब उनका समय खत्म हो चुका है और उसकी बॉडी के पार्ट्स अपने आप नीचे गिरने लगते हैं। ब्लेड हैरान होता है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है और उन्हें बताती है कि उनके पास जीने के सिर्फ 14 ही दिन थे और आज का दिन उनका आखिरी दिन था। ब्लेड एलिजा से उसकी हेल्प मांगता है पर वो बोलती है कि उनके पास अभी इतना समय नहीं है। ब्लेड उनके क्रिएटर को ढूंढकर उन्हें बचाने का सोचता है। एलिजा बोलती है कि उन्होंने उसे पहले ही ढूंढ लिया है पर देखकर ऐसा लगता है कि वो काफी समय पहले से ही मरा पड़ा है जिसका मतलब कोई भी ऐसा नहीं था जो एक्चुअली में उन क्लोन्स को ऑर्डर दे रहा था। सोफी ब्लेड को कहती है कि वो उसकी सभी बहनों को इकट्ठा कर ले और वो ओने को कहती है कि उनके पास अभी भी एक चांस है कि वो सभी सरवाइव कर सके। ओने बोलती है कि उनके जीने का कोई मतलब नहीं है पर ब्लेड कहता है कि अगर वो जिएंगे तो शायद वो ताकतवर बनकर उसको सरपास कर दे। लड़कियों को यह आइडिया पसंद आता है और सोफी ओने को अपनी हीरो पावर यूज करने को कहती है और ब्लेड की मदद से उनकी सोल और माइंड सोफी में ट्रांसफर कर देते हैं। अब अगले दिन हम ब्लेड को हॉस्पिटल में देखते हैं और सोफी उसको वहाँ पर मिलने के लिए आती है। हमें पता चलता है कि वो सारी की सारी बहनें अब सोफी की बॉडी को शेयर करती हैं और ओने उसको रिकवर करने को कहती है ताकि वो फिर से उसे मारने की कोशिश कर सके। अब सोफी अपनी बॉडी में कंट्रोल लेती है और ब्लेड पूछता है कि आखिर वो इन सबको कैसे संभाल रही है। वो बताती है कि उसको ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर 5 बच्चे हैं पर वो खुश है कि उन्होंने उन सभी को किसी तरह बचा लिया। अब एक हफ्ते बाद हम देखते हैं कि किंग एक ट्रेनिंग सेशन को ले रहे होते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर स्टूडेंट से लड़ रहा होता है। वो आसानी से स्टूडेंट्स को हरा रहा होता है और कू अपने ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर उससे भिड़ने लगती है
पर वो उसे भी आसानी से हरा देता है। किंग की असिस्टेंट बताती है कि मॉन्स्टर को यहाँ लाने में कुछ गड़बड़ हो गई थी कि ये मॉन्स्टर एक स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर से एक्सचेंज हो गया था। हम देखते हैं कि अर्नेस्ट अपनी फ्लेम से हमला कर रही होती है, लेकिन इसका भी उस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता। सोफी अपनी सभी बहनों की पावर को यूज करती है और उन सभी की अलग अलग स्किल से हमला करती है, पर इससे भी उस मॉन्स्टर को ज्यादा कुछ नहीं होता। मियाऊ और आयोना भी उस मॉन्स्टर पर अपनी पूरी ताकत से धमाका करती हैं, लेकिन इस साले मॉन्स्टर का जरा भी बाल बाका नहीं होता। स्टूडेंट्स के लिए मुश्किलें बढ़ रही थी, लेकिन किंग ये सब देखकर हंसते रहते हैं। वो कहते हैं कि उनको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पास ग्रेट हीरो है। कि तभी मॉन्स्टर एक ही हमले से ढेर हो जाता है और हम देखते हैं कि ब्लेड अपने खाने के साथ वहाँ पर आ जाता है। वो पूछता है कि आखिर वो सभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और भाई लोग, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, पर जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भाइयों जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो यार, 100K कंप्लीट करने हैं। आई होप आपको ये एनिमे पसंद आया हो। तो अभी के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।